अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल इश्क में हद से गुजर जाएंगे की चौथी और आखिरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की आखिरी किस्त की जानिब। हल्के गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी में उसके मरमरी जिस्म से लिपट कर उसके वजूद को बहुत बावकार और दिलकश तासुर बख्श दिया था। ब्लाउज की आस्तीनों पर सफेद मोतियों का काम था। सच्चे मोतियों का नाजुक हार उसकी गर्दन की खूबसूरतियों को वाज़ेह कर रहा था। बालों में गजरा सजाते हुए उसकी निगाह आईने में नजर आते आलम शाह की निगाह से टकराई। वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो अजब से एहसासात का शिकार हो गई। आज उसने ये सारा एहतमाम आज़र के लिए किया था, महज उसको दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि वो खुश थी और अपने फैसले से मुतमईन थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी बेवा का सा रूप लिए उसके सामने जाए और उसके उन अंदेशों को तकवीत बख्शे कि वो नाखुश है, सोच से भरी गजल है, अपने फैसलों से गैर मुतमईन है। मगर अब वो सोच रही थी कि आलम शाह के जहन में इस वक्त कौन सी सोच थी, वो उसके चेहरे पर कौन सी तहरीर तलाश कर रहा था, उसकी इस तैयारी से उसने क्या नतीजा अखज़ किया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? सादा से लहजे की तह में कई इस्तराब पोशीदा थे। बड़े दिनों बाद तुम्हें इस तरह बना संवरा देखा है। उसका अपना लहजा बिल्कुल सादा था। अच्छी लग रही हो। मुझे क्या खबर थी कि मैं सिर्फ बनसवर कर ही अच्छी लगती हूँ आपको। वो हंसी। पता होता तो हर वक्त ऐसे ही रहती। अच्छा हुआ आपने बता दिया। फिर ऐसा करो कि जाओ ही मत। वो भी मुस्कुरा दिया। क्या पता कि सिर्फ फिल वक्त ही अच्छी लग रही हो, बाद में बन संवर कर भी अच्छी ना लगो। वो हंस दी। अच्छा आप कहते हैं तो नहीं जाती। नहीं, वो संजीदा हो गया। मैं तो महज मजाक कर रहा हूँ। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। वो कलाई पर रिस्ट वॉच बांधने लगी। कब तक लौटोगी? ज़ुल्फ़िशा ने महसूस किया कि वो बेकल था, अंदर से कहीं बहुत बेचैन था। जल्दी लौट आऊंगी इंशाल्लाह। आपके खाने का कह जाऊंगी खैरा से। नहीं, वो जल्दी से बोला। तुम आओगी तो फिर खाना खाऊंगा मैं। ज़ुल्फ़िशा ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, मैं ये तकिए निकाल दूं। हाँ, उसने गहरा सांस लिया। थक गया हूँ बैठे बैठे। ज़ुल्फ़िशा उसको सहारा देकर लेटाने लगी। सुनो रोशनी, उसने अचानक उसके हाथ थाम लिए। मैं ठीक हो जाऊंगा ना? इंशाल्लाह जरूर। वो हौले से मुस्कुराई। और ना हुआ तो? हमेशा के लिए इस तरह रह जाऊं तो? बोलो। बुरी बात, बहुत बुरी बात है। मेरी बात का जवाब दो। उसने बेसब्री से उसकी बात काट दी। मैं हमेशा के लिए ऐसा रह गया तो भी सारी उम्र मैं आपके साथ गुजारूंगी इसी तरह। उसने आलम शाह की स्याह भमरा खूबसूरत आंखों में झांक कर मजबूत लहजे में कहा। जबरदस्ती नहीं, अपनी रजा से। रजा? वो बड़बड़ाया। रजा और खुशी में कितना फर्क होता है? क्या होता है? वो महज खुद से बोला था, उससे कुछ न पूछा था जिसका वो जवाब देती। उसकी ऐसी खुद कलामियों से वो हमेशा उलझ कर रह जाती थी। जाओ रोशनी। उसे सोच में गुम पाकर वो बोला। तुम्हें देर हो रही है। वो खड़ी हुई और हौले हौले चलते हुए कमरे से निकल गई। उसके वहां चले आने से वो सब ही खुश हो गए थे। सबके चेहरे मुस्कुरा उठे थे। अब कैसी तबीयत है आलम की? बारी बारी हर किसी ने यही पूछा था। सबसे मिलती, सबको जवाब देती, वो अचानक ही थमी थी। हारिस को गोद में लिए प्यार करता हुआ वो बड़ा लाताल्लुक सा बैठा था। हौले हौले उससे न जाने क्या बातें कर रहा था। कैसे हो आज़र? वो खुद जानकर उस तक आई। शुक्र है खुदा का, उसने निगाह उठाए बगैर कहा। तुम कैसी हो? फिर वो झुककर हारिस को उसकी गोद से लेने लगी। उसका गजरा आज़र की नजरों के सामने हिलने लगा। उसकी खुशबू उसके गिर्द बिखरने लगी। सख्ती से दांत पर दांत जमाकर उसने रुख मोड़ लिया। हारिस को लेते लेते ज़ुल्फ़िशा को अचानक उसकी कैफियत का इल्म हो गया। लम्हा भर की ताखीर किए बगैर वो वहां से हट गई। मैं जबीन से बातें करने लगी। बड़ी देर बाद उसने रुख मोड़ा तो उसकी निगाह आज़र पर पड़ी। वो अपनी साबका कैफियत से ताहाल बाहर न आ सका था। उसी तरह किसी ख्वाब की हालत में था। किसी गैर मरई नुक्ते को निगाहों की जद में लिए वो माजी में था।
हाल में या मुस्तकबिल में वो कोई अंदाजा कायम न कर सकी। सूफी, खाने के बाद महजबी ने उससे कहा, मुझे एक बात कहनी है तुमसे, न जाने तुम्हें कैसी लगे। कहीं आपा, दिमाग इस कदर थका हुआ रहता है कि किसी बात को मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं पाता, अच्छा या बुरा क्या महसूस करेगा। सूफी, आजर को देखा है तुमने, कैसा हो गया है? कैसा? उसने नजरें झुका ली और हारिस के हाथों से खेलने लगी। बिल्कुल बदल गया, लगता ही नहीं ये पहले वाला आजर है जो हर वक्त हंसता था और हंसाता था, चुटकुले छोड़ता रहता था, न जाने किन ख्यालों में गुम रहता है। शायद अब तक अपना माजी फरामोश नहीं कर पाया है। ये जद्दा में था, फूफी अम्मा उसकी मिन्नतें किया करती थी कि वापस आ जाए, शादी करके घर बसा ले, गोली मार एग्रीमेंट को। लेकिन जब ये लौटा है, हर कोई उदास और परेशान हो गया है। इसे कब किसी ने इस तरह देखा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने ख्याल में गुम। हम सब ने शादी के लिए इसरार किया, मगर ये किसी तरह नहीं मानता, कहता है शादी करनी ही नहीं है। वो खामोश हुई तो ज़ुल्फ़िशा ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में सवाल था कि महजबी उससे क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ ज़ूफी कि तुम उससे बात करो। बिलाखिर उसने कहा, मैं क्या बात करूं? यही समझाओ उसे, माजी को माजी समझे और हाल को हाल। मैं जानती हूँ वो कभी तुम्हारा कहा नहीं टालता, तुम उसे समझाओगी तो शायद वो मान जाए। उसे कहो कि सब उसकी तरफ से फिक्रमंद हैं, परेशान हैं। फूफी अम्मा चाहती हैं कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दी जाए। उन्होंने लड़की भी पसंद कर ली है। ज़ुल्फ़िशा ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, कौन है? फूफा के दूर परे के कोई भाई हैं, उनकी बेटी है नगमाना, अच्छी खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी, सलीकामंद, रख रखाव में भी अच्छी है। आप खुद क्यों नहीं बात करती? मैंने बात की थी, तस्वीर भी दिखाई लड़की की, लेकिन उसने एक निगाह तक नहीं डाली। कहने लगा, जबीन बाजी, नजर के सामने कोई तस्वीर हो, क्या फर्क पड़ता है? वो जो एक तस्वीर दिल के फ्रेम में लगी है, निकाले नहीं निकलती, धुंधलाती नहीं, मांद ही नहीं पड़ती। मैं कोई और तस्वीर देखूं भी तो क्या फर्क पड़ता है? खुशी और दुख की इंतहाई मतजाद कैफियत से इंसान एक साथ भी दो चार हो सकता है। ज़ुल्फ़िशा को अंदाजा हुआ। मैं चाहती हूँ तुम उसे समझाओ, उससे जिद करो कि मान ले सबकी बात, जिद छोड़ दे। एक बार शादी हो जाए तो सब कुछ भूल जाएगा। शादी और ब्रेन वॉशिंग का आपस में क्या ताल्लुक है? ज़ुल्फ़िशा बड़ी देर तक सोचती रही, लेकिन उसकी समझ में न आया, शायद इसलिए कि वो खुद भी शादीशुदा थी। क्या सोचने लगी हो? जी कुछ नहीं, वो चौंक उठी। फिर करोगी बात? जी करूंगी, लेकिन वो है कहाँ? ऊपर अपने कमरे में। तुम भी वहां चली जाओ, वहां आराम से बात हो सकती है। नहीं आपा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो हिचकिचाई। अम्मा अब्बा सब यही हैं। फूफी अम्मा ने खुद मुझसे कहा था तुमसे ये बात कहने के लिए, और अम्मा भी वही थी। वो जानती हैं कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है। नाचार वो उठ खड़ी हुई, हारिस को उसे थमाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। हल्के हल्के कदम बढ़ाती, जहन में जुमलों को तरतीब देती, वो बिलाखिर उसके कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजे पर पड़ा पर्दा उसने जरा सा सरका कर अंदर झांका। वो मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठा था। पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए, न जाने वो किस सोच में था। उसका जी चाहा जाकर उसकी बंद आंखों पर हाथ रखकर देखे उसके मुंह से किसका नाम निकलता है। उसी लम्हे वो सीधा होकर बैठ गया। अंदर आ जाओ उजाला, उसने दरवाजे की सिम देखे बगैर कहा था। वो एक लम्हे को हैरान रह गई। तुम्हें किस तरह पता चला कि मैं बाहर खड़ी हूँ? वो हैरानी का इजहार किए बगैर न रह सकी। वो हौले से हंसा, ऐसी हंसी जिसमें तंज की आमेजिश थी। जो परफ्यूम तुमने लगा रखा है वो इस कदर कीमती है कि उसकी महज एक बूंद मीलों के इलाके को महका सकती है, और मैं तो तुम्हें उस गजरे की खुशबू से पहचान सकता हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे बालों में लगा हुआ था। अब मुझसे ऐसी बातें मत किया करो आसर, वो कुछ खफकी से बोली। मैं कोशिश करता हूँ कि तुमसे बात ही ना करूं, लेकिन तुम सामने आती हो तो ना दिल पर काबू रहता है ना जबान पर। इसीलिए मैं यहाँ अकेला बैठा था, तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। इस अकेलेपन को दूर क्यों नहीं करते? उसने मेज से टिक कर बात का आगाज किया। किस तरह?
वो मेज की सतह पर शहादत की उंगली से कुछ लिख रहा था। ज़ुल्फ़िशा ने महसूस किया कि वो उसकी जानिब देखने से भी गुरेज कर रहा था। शादी कर लो, शादी कर लेने से अकेलापन दूर हो जाता है। शायद, यकीनन। तन्हाई और अकेलेपन का एहसास कभी कभी इंसान के अंदर रच बस जाता है। ज़ुल्फ़िशा बेगम। वो उठकर खिड़की तक गया और पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। लेकिन तुम शायद इस फर्क को समझ ना सको। मैं हर बात समझ सकती हूँ, वो रसानियत से बोली, और इसीलिए तुम्हें भी समझा रही हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान की तन्हाई और अकेलेपन को खत्म कर सकता है, ख्वाह ये अकेलापन इंसान के अंदर ही क्यों न हो। इंसानी जज्बात हिसाब का कोई फॉर्मूला नहीं होते जो हर बार एक जवाब लौटाएं। वो मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। हाँ, तुम ये कह सकती हो हरचंद कि तुम्हारे जज्बात मुझे हिसाब का फॉर्मूला ही लगते हैं, जो रकम बदलने पर भी उससे वही बर्ताव करते हैं जो पहले रखी गई रकम से किया था। बड़ी मशीनी सोच है। वो लब काट कर रह गई। क्यों? कोई जवाब नहीं दिया। वो हंसा। हाँ, ठीक ही तो है। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना तुम जरूरी ख्याल नहीं करती। आज़र, वो बेबसी से बोली थी। उसने सख्ती से आंखें बंद करके फिर खोली। मत पुकारो मुझे इस तरह कि अपना नाम भी मुझे झूठा लगने लगे, दुनिया की हर सच्चाई की तरह। और क्यों चली आई हो यहाँ उजाला? तुम क्या चाहती हो? मैं पागल हो जाऊं? दीवारों से सर फोड़ूं? मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता हूँ तो तुम पलटकर भागने लगती हो। मायूस होकर लौटता हूँ तो मेरे पीछे आती हो। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, घर बसाओ, खुश रहो। क्या तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं? फूफी अम्मा, फूफा अब्बा, जबी आपा तुमको इस तरह देखकर अंदर ही अंदर सुलगते हैं, वो खुलने लगते हैं। सब तुम्हें बेतहाशा चाहते हैं आज़र, और जिन्हें चाहा जाए उन्हें टूटता हुआ बिखरता हुआ नहीं देखा जा सकता। जब एक बात मुझे खुशी नहीं दे सकती तो क्यों करूं मैं वो काम? वो झल्लाया। दूसरों की खुशी की खातिर ही सही। दूसरों की खुशी? वो जिद हुआ। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, मेरी अपनी भी ख्वाहिशात हैं। क्या सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए ही बसर करूंगा मैं, या अपनी मर्जी से भी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा गुजार पाऊंगा? जवाब दो। लेकिन इस तरह भी तुम खुश तो नहीं हो। वो आजिज सी होकर कुर्सी पर टिक गई। सुकून से हूँ, जी रहा हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। वो भी थक कर बेड के किनारे पर बैठ गया। बड़ी देर तक वो दोनों अपने अपने ख्यालात में डूबे खामोश बैठे रहे। फिर नहीं मानोगे मेरी बात, आखिर सर उठाकर उसने बड़ी आस से पूछा था। कितनी बातें मनवाओगी उजाला? उसने सर उठाया। कोई फैसला तो मुझे भी कर लेने दो। ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ आज़र। यकीन करो, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ की है। पता नहीं तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। वो बड़बड़ाया। शायद मेरा अपना अमाल नामा बहुत स्याह है। उसके अंदर धुआं सा फैल गया। आंखें फिर लबालब भर गईं। अब रो रही हो? वो हंस दिया। अजीब लड़की हो, दुख भी देती हो, रोती भी हो, और शिकायत भी करती हो। क्या चाहती हो यार कजन तुम? वो खामोश बैठी अपने हाथों को घूरती रही। तुम साड़ी पहनकर अच्छी लगती हो। कुछ देर बाद वो बात बदल कर बोला था। हाँ, आलम को बहुत पसंद है ये लिबास। उसने सर उठाया। उसकी जिद पर पहनती हो? उन्होंने कभी मुझसे किसी काम के लिए जिद नहीं की, बस कभी कभार अपनी पसंद का इजहार कर देते हैं। और तुम इस पसंद का ख्याल रखती हो? वो हंसा। अच्छी बीवी हो। आज तुम यहीं रुकोगी? उसने चौंक कर सर उठाया और खिड़की से बाहर स्याह आसमान को देखा। फिर घबराकर अपनी रिस्ट वॉच देखी। ओह खुदाया, 11 बज गए। न जाने क्यों उसका दिल धक से रह गया। बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। वो मुड़कर तेजी से बाहर निकल गई। बाहर गली में ड्राइवर न जाने कब से उसका मुंतजर था। तुमने हॉर्न क्यों नहीं दबाया? वो उस पर ही बरस पड़ी थी। बीबी जी, आप हमेशा खुद ही आ जाती हैं। वो बौखला गया। वो खुद पर गुस्सा होती गाड़ी में बैठ गई। वो जानती थी आलम ने उसके इंतजार में खाना भी नहीं खाया होगा, और न जाने किन अंदेशों का शिकार हो। तमाम रास्ते वो एक बेचैनी का शिकार रही, खुद से लड़ती रही, खुद पर बरसती रही। मुझे खुद ही ख्याल होना चाहिए था। आखिर मैं कैसे भूल गई? कैसे?
सीढ़ियां तेजी से पार करके वो हॉल में दाखिल हुई। खैरा उसकी मुंतजिर थी। खैरा, साहब ने खाना खाया है? शाह साहब तो जी बस आपके साथ ही खाना खाते हैं। मैंने पूछा भी तो उन्होंने बुरी तरह डांट दिया। उसने मुंह बसूरा। अच्छा, तुम फौरन खाना गर्म करके ले आओ, फटाफट। उसने 11:30 बजाती घड़ी पर निगाह डाली और तेजी से आगे बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो अंदर खटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। उसने आगे बढ़कर सारी लाइटें ऑन कर दी, फिर चौंक उठी। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी जानिब पुष्ट किए शीशे की दीवार के पार तारीकियों को घूर रहा था। आलम, इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं? वो उस तक पहुंची। सैयद आलम शाह ने थकी हुई मुरझाई निगाह उस पर डाली। बाज औकात पता नहीं चलता कि इंसान अंधेरे में है या उजाले में। बड़ी तकलीफ दे कैफियत होती है। ये कभी तुम पर गुजरी है रोशनी? आजर आप, उसके लबों से क्या निकल गया था? लब खींचकर वो चंद लम्हे के लिए सन्नाटे में रह गई। सैयद आलम शाह ने बड़ी देर तक उसकी झुकी हुई लरसती हुई पलकों को देखा, फिर थक कर अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। बीबी साहब, खाना आ गया है जी। दस्तक देकर ट्रॉली खींचती खैरा अंदर आई थी। ठीक है, तुम जाओ। वो उठकर ट्रॉली तक आई और उसे उस तक ले आई। चावल निकालूं? जो तुम्हारा दिल चाहे, वो सुस्त रवि से बोला था। आप खफा हैं मुझसे? नहीं, वो धीरे से बोला। अब अक्सर मैं खुद से खफा रहता हूँ। आलम, आपको मेरा यकीन नहीं है? सैयद आलम शाह ने उसकी जानिब देखा। मसलन किस बात का यकीन? मसलन ये कि मैं आपसे मुखलिस हूँ। हाँ, वो हंसा। यकीन है मुझे, तुम दुनिया के किसी शख्स से गैर मुखलिस नहीं हो सकती, सो मुझसे भी नहीं हो। आलम, आप मुझसे इस तरह से बात मत किया करें। पेट रख कर उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो क्या करती, किस किस को मनाती, किस किस को समझाती? उसे लगा कि वो एक ऊंचे बुलंद स्याह पहाड़ी की चोटी पर तन्हा खड़ी है। आलम, मैं पागल हो जाऊंगी। आंसुओं के शफाफ कतरे उसके गालों पर फिसलने लगे। रोशनी, उसके जैसे दिल पर चोट लगी थी। रोशनी, रो मत प्लीज। उसने बेताबी से उसके आंसू अपनी हथेलियों में जज्ब किए। देखो, मैं खफा नहीं हूं तुमसे। खुद से क्यों है? वो झल्लाई। अच्छा, खुद से भी नहीं हूं, बस तुम रो मत रोशनी। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। वो हमेशा की तरह अपनी आंखों में सारी मोहब्बतें, तमाम तर दरख्तगियां लिए उसे दीवानावार देख रहा था। उसका दिल हल्का फुल्का सा हो गया। चलें खाना खाएं। वो उसे खाना खिलाने लगी। बड़ी थकी हारी वो लौटी थी। सारे दिन की शॉपिंग ने उसका जोर जोर दुखा दिया था और कुछ उसका शॉपिंग का मूड भी नहीं था, लेकिन बहुत सी चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। पिछले काफी दिनों से वो इस कदर मसरूफ रही थी कि बावजूद कोशिश के बाजार जाने का वक्त ही नहीं निकाल पाती थी। लेकिन सुबह जब मैजबी ने फोन करके शॉपिंग को जाने के लिए इस्तफसार किया तो वो फौरन मान गई। सो पूरा दिन लगाकर अब थक हार कर लौटी थी। उम्मीद, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने मुलाजिम से कहा, गाड़ी में जितना भी सामान है वो ऊपर पहुंचा जाना। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। आलम शाह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। बहुत थक गई हूं मैं, उसने बेड पर नींद दराज होते हुए कहा। उसने नजर उठाकर उसे देखा, फिर दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जा हो गया। आप तब से ये किताब पढ़ रहे हैं? नहीं, उसने किताब बंद करके वापस रैक में रख दी। बीच के अरसे में कुछ और पढ़ता रहा था। क्या? उसने बाल खोलकर उनमें उंगलियां चलाई। तुम्हारे अब्बा आए थे, वो आम से लहजे में बताने लगा। अच्छा? वो चौंक उठी। कितनी देर बैठे? मेरा इंतजार भी नहीं किया उन्होंने। बस थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आए थे और उसे महसूस हुआ कि वो कुछ तनाव का शिकार था और तुम्हारी कुछ चीजें मिली थी उन्हें, वो देने आए थे। मेरी चीजें? उसे हैरत हुई। मेरी कौन सी चीजें रह गई हैं वहां भला? उसने जरा सा तिरछा होकर साइड टेबल पर रखा शीशम की लकड़ी से बना छोटा सा खूबसूरत मुनक्कश बॉक्स उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसकी नजर बॉक्स पर पड़ी, फिर कुछ देर को वो साकित रह गई। ये बॉक्स उसी का था। अब्बा ने कई साल पहले उसे सवाद से लाकर दिया था। उसमें वो अपने नए साल की डायरी और अपने जरूरी कागजात रखा करती थी और उन चीजों के अलावा उसमें आजर के खतूत भी थे।
जो वो अपनी डायरी की जल्द में रख दिया करती थी। बीच के अरसे में मैं कुछ और पढ़ता रहा था। उसे चंद लम्हे कबल अदा किया गया जुमला याद आया, लो पकड़ो। उसकी हालत मराकबा से वापसी का कुछ देर मुंतज़िर रहकर वो खुद ही बोला। उसने चौंक कर पहले उसे फिर बॉक्स को देखा और आगे पढ़कर उसे थाम लिया। तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है। उसने वापस अपनी किताब रैक से निकाली थी और अब उसके सफ़े बेवजह उलट रहा था। उसने बॉक्स खोला और उसमें रखी चीजें निकालने लगी। उसके सर्टिफिकेट्स थे, एक नोटबुक थी, उसकी 3 साल पुरानी डायरी थी जो उसे आसर ने नया साल शुरू होने पर लाकर दी थी। उसने डायरी की जिल्द पर हाथ फेरा, वो उभरी हुई थी। फिर उसने चोर नजरों से सैयद आलम शाह को बेनियाज बैठा देखा। माफ करना रोशनी, वो अचानक बोला था। मैं दखलदर जातियात का कायल नहीं हूँ और न ही तजस्सुस का ज्यादा शिकार होता हूँ, लेकिन वो सब कुछ पढ़े बगैर न रह सका। आई एम सॉरी। इस डायरी में तुम्हारी कुछ तहरीर है और उसकी जिल्द में लिखे गए तुम्हारे कजन के कुछ खतूत। मैं पढ़े बगैर न रह सका। उसके लबों से एक गहरा सांस आजाद हुआ। वो दोबारा सारी चीजें उसमें वापस रखने लगी। तमाम चीजें रखकर उसने वो बॉक्स अलमारी के ऊपरी खाने में रख दिया। रोशनी, मुकर्रम अली को बुलाओ, मैं लेटना चाहता हूँ। उसका लहजा थकन से चूर था। सूफिशा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर बेड के साइड में लगा बटन पुश कर दिया। कुछ देर बाद वो तकियों के सहारे बिस्तर पर नीम दराज कुछ सोच रहा था। रोशनी, बड़ी देर बाद उसने पुकारा था। आओ कुछ देर मेरे पास बैठो। वो जाकर उसके करीब बैठ गई। थकी हुई लगती हो। जी, उसने अस्बात में सर हिला दिया। क्या जरूरत थी आज ही पूरी खरीदारी करने की, कल फिर चली जाती। वो शायद कुछ कहने के लिए लफ्ज ढूंढ रहा था। बस मैंने सोचा रोज रोज कहाँ फुर्सत मिलती है। वो अपने नाखूनों को देख रही थी। हाँ, वो धीरे से हंसा। मैंने कहा था ना कि मैं एक जवान इंसान से अचानक ही एक बच्चे में तब्दील हो गया हूँ, और बच्चे कहाँ फुर्सत देते हैं। मेरी वजह से कितनी मसरूफ रहती हो तुम। मुझे खुशी होती है आपके साथ मसरूफ रहकर। आलम शाह ने गौर से उसकी झुकती पलकों को देखा और मुस्कुरा दिया। रोशनी, तुम बहुत अच्छी हो। बहैसियत एक इंसान के जितनी अच्छाइयां किसी में होनी चाहिए तुम में हैं। खुसूसन तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है कि तुम किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। वो धीरे से हंस दी। कितने दिल तोड़े हैं मैंने आलम शाह, उसने सोचा, लेकिन वो हिसाब किताब तो आप कब का भूल चुके हैं। रोशनी, जी, उसने पलकें उठाई। जो कहना चाहते हैं कह क्यों नहीं देते। तुम बुरा भी तो मान जाती हो। वो किसी बच्चे किसी मासूमियत से बोला था। नहीं, वो हंसती। जो कहना चाहें कहें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। एक बात पूछूं फिर। जरूर, वो मुस्कुराई। तुम्हारा कजन अभी भी चाहता है तुम्हें। एक गहरा सांस उसके लबों से निकला था। बोलो, मैं क्या कह सकती हूँ। हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं। तभी पूछने से कबल तुमसे इजाजत ली थी कि कहीं तुम झूठ ना बोलो, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। वो हंसा। मैं बताऊं रोशनी, वो अब तक तुम्हें चाहता है। उसे अब भी तुम्हारे कुर्ब की ख्वाहिश होगी। आलम, वो जिद हुई। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। रोशनी, तुम, वो रुक रुक कर बोला, तुम भी चाहती हो उसे अब तक। क्या हो गया है आपको। वो बुरी तरह उलझ गई। आलम, आपने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। आप मेरे माजी को जानते हैं, हर बात से वाकिफ हैं। आपने मुझे अपनी ख्वाहिश अपनी रजा से अपनाया था, फिर ये सब साल क्यों, ये शक कैसा। नहीं रोशनी नहीं, उसने सर हिलाया। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बदगुमान नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने जबान दी थी तुम्हें कि कभी तुम्हारी जानिब से मामूली सा बदगुमान भी न होगा। मैं रश को हसद की इस कैफियत से गुजर रहा हूँ जिसे तुम समझ नहीं पाओगी रोशनी। वो बेबसी से उसका हाथ थाम कर बोला था। मैं तुम्हें खो देने के वहम में मुब्तला नहीं हूँ, मैं तुम्हें पा न सकने के गम में चूर हूँ। मुझे एहसास हो रहा है, अब अक्सर होता है, कि मैं तुम्हें पाकर भी न पा सका और उसने तुम्हें खोकर भी नहीं खोया। मुझे उस शख्स पर रश्क आता है। कोई मुझे अख्तियार दे तो मैं उस शख्स से अपना वजूद बदल डालूं, जिस पर आज भी तुम्हारी निगाह उठते हुए मोहब्बतों से भर जाती होगी। आह, कहीं पढ़ा था रोशनी कि मोहब्बत बड़ी खतरनाक शय होती है।
یہ زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہوتی ہے. اس کا کاٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے. میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے. بھلا محبت خوشیوں کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت تو خوشی کا دوسرا نام ہے. لیکن آج ان چند سطروں کا مطلب مجھ پر اسی طرح واضح ہے جس طرح مصنف پر وہ سطریں تحریر کرتے ہوئے ہوگا. اس کا کاٹا سوتے میں مسکراتا اور جاگتے میں روتا ہے. وہ کسی بت کی مانند ساکت تھی. اس کا دل بے شمار دکھوں سے بوجھل تھا اور آنکھیں خالی تھیں. روشنی، کوئی میری ساری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ مانگے تو میں کہوں گا کہ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا، اور اپنا لو تو کبھی اس سے محبت کی خواہش مت کرنا. میں نے عورت کو ہمیشہ بہت کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح. لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے. کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا. وہ خود چاہے تو موم بن کر محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا. اپنی ہستی تمہارے نام لکھ کر بھی میرے دل کا کشکول خالی ہے روشنی. یہ وہ کشکول ہے جو ہمدردی، مروت اور جبر کے تحت کیے گئے تمام سکے نیچے گرا دیتا ہے، جیسے کسی اندھے فقیر کو خود بخود خبر ہو جائے کہ اسے دیا جانے والا سکہ کھوٹا ہے. یہ کشکول محض محبت سے بنا سکہ مانگتا ہے روشنی. سو اب تک خالی ہے. وہ جانتی تھی کہ ان تمام باتوں کے جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس ایک حرف بھی نہیں، سو وہ خاموش بیٹھی رہی. سید عالم شاہ نے اس پر نگاہ ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس بھری. اس سانس میں 1000 صدیوں کی تشنگی تھی. کئی دنوں بعد وہ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا. صبح سے اس سے باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا. زوفشاں نے سکون کا گہرا سانس لیا تھا. تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھیں. سو اس کا موڈ مزید خوشگوار تھا. روشنی، وہ اسے دوائی کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا. جی، وہ مڑ کر مسکرائی. پتا ہے آج میرا کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتائیں. وہ اس کے قریب بیٹھ گئی. نہیں، تم پوچھو. اس نے چند لمحے سوچا. اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے جا چکا تھا. جھیل پر؟ نہیں، وہ ہنسا. میں جانتا تھا تم یہی کہو گی. میرا دل آج اپنی آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے، تمہارے ساتھ. تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا. آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے. میرا دل ان برآمدوں، کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ. میں تمہیں ہر جگہ دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کیا سوچا کرتا تھا. وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی. شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا. آپ سے کوئی آذر صاحب ملنے آئے ہیں. سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا. زوفشاں نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی وہ الوہی خوشی ایک دم غائب ہو گئی تھی. مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا روشنی. جاؤ مل لو. عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے، اس نے رسانیت سے کہا. کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجب طریقے سے مسکرا دیا. اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو لے آنا اسے یہاں، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا. وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے نکل آئی. آذر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا. سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی. وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا. دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا. اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا. کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہوں، بیٹھو. شکریہ. وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا. میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا. ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی. میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا. نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا، لاشعوری طور پر. مجھے معاف کر دو اجالا. میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی. وہ بے نیازی سے بولی. معاف کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہے.
میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ تعصب کے سمندر میں غرق تھا۔ میں عالم صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا، اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا۔ اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا تھا، لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو پھر میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہ بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ان سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ اپنے کمرے تک چلی آئی۔ عالم، وہ آنکھیں مونڈے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آذر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی، ذرا مجھے سہارا دینا۔ آذر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ صوفی شاہ اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آپ صوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی۔ میرے لیے یہ روشنی ہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ جی؟ وہ متعجب ہوا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار۔ آذر نے پہلے صوفی شاہ کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے معلوم نہیں فلسفی کسے کہتے ہیں، اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنی مرضی کے مطابق سوچ بخش دیتے ہیں۔ جیسا میں اب سوچتا ہوں کچھ عرصے قبل اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ روشنی، ان کو نیچے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، آذر نے اسے روک دیا۔ میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ اسے سیڑھیاں اترتے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ آذر آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا لڑکا ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر کھانے کی ہدایت دینے کے لیے نیچے آ گئی۔ سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھ سے سوپ تیار کرتی تھی۔ کچھ دیر سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کو دل چاہ رہا تھا، ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بی بی صاحبہ، فون ہے آپ کا۔ حسینہ اندر آئی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کوئی آذر صاحب ہیں۔ یا اللہ، یہ آذر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ پیاز رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اجالا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا جوش کے تحت بول رہا تھا۔ اجالا، آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر۔ تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں اجالا، میں سمجھ گیا ہوں۔ کون سی قربانی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر؟ اجالا، تم عظیم ہو، فخر ہے مجھے اپنی محبت پر۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ آذر، خدا کے لیے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اجالا، آج جس وقت میں تمہارے اس محل سے نکلا وہاں ایک جیپ آ کر رکی تھی۔ اس میں کون تھا؟ تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، مجھے حبس بیجا میں رکھا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا۔ اجالا، خدا کی قسم آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ میرا اغوا ہونا، پھر ان لوگوں کا بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا۔ میری قسم کھاؤ اجالا کہ مجھے تمہارے شوہر نے اغوا کروایا تھا۔ کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی۔ کھاؤ قسم اجالا کہ تم خوش ہو۔ تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگی ہوئی نہیں رہتی۔ بولو، جواب دو۔ آذر، اس کا سانس پھولنے لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مت جھوٹ بولو اجالا،
मुझसे मत झूठ बोलो। झूठ बोल बोल कर तुमने कितनी जिंदगियां खराब की, अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हमसे मंसूब लोगों की जिंदगियां। बताओ क्यों इतने दुख उठाए तुमने और क्यों इतने अजाबों से गुजरे हम सब? क्यों झूठ बोला तुमने हम सबसे? एक बार कुछ बताया तो होता। वो गहरे दुख के एहसास से बोलता जा रहा था। मुझे भी हैरत थी कि तुम उजाला कैसे बदल सकती हो। मुझे तो तुम्हारे लबों से निकला इकरार का एक एक हर्फ याद था। मेरे दिल की झील पर तुम्हारी मोहब्बतों के कमल तो बड़ी ताजगी और खूबसूरती से खिले हुए थे। मेरी कुर्बतें तुम्हारी सांस की जमानत थी, तुम्हारी खुशियां थी। तुम इस तरह कैसे अपने लफ्जों से मुनकिर हो सकती थी? अब मेरी समझ में आया है, तुम बदली नहीं थी, तुम्हें बदला गया था, जोरे बाजू से, ताकत और जब्र से। मेरी जिंदगी के बदले तुमसे तुम्हारा वजूद तलब किया गया था और तुमने इनकार नहीं किया। कहो उजाला, ऐसा ही हुआ था ना? कहो उजाला, जो जो बिल्कुल सच और खरा है वो कहो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो सच कहो, तुम्हें मेरी कसम। आसर वो दुख से बोली, अगर ये सब सच भी है तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उजाला, फर्क पड़ता है। सिर्फ ये कहो कि जो कुछ मैंने कहा वो सच है। अच्छा फिर? वो थक कर बोली, माना मैंने। फिर? उफ उफ खुदाया, वो शौक की हालत में था। सैयद आलम शाह, तुमने क्या छीना है मुझसे? तुमने क्या छीन लिया है मुझसे? मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, तमाम मुसरतें, मेरी हंसी, मेरा सुकून, मेरी नींद, मेरा आराम। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आजर, खुदा के लिए मत करो ऐसी बातें। कुछ था जो दिल पर चोट बनकर पड़ा था। उजाला, मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम वो करोगी जो हर किसी को उसकी मुसरतें लौटा दे। तुम चाहते क्या हो? उसने थक कर पूछा। उजाला, मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी एक अपाहिज ज़हनी मरीज के साथ सिसक सिसक कर गुजारो। वो शख्स यकीनन पागल है जो इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दे, वो जी होश नहीं हो सकता। आजर, खुदा के लिए, उसने बोलना चाहा। उजाला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हर वो खुशी लौटाऊंगा जो तुमसे छीन ली गई। हम अपनी जिंदगी की नई इब्तिदा करेंगे। हम उस पागल अपाहिज शख्स की पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। एक बार हाँ कह दो, सिर्फ एक बार हाँ कह दो। वो खामोश खड़ी अपने दिल की धड़कनें गिनती रही। अभी अभी एयरपीस पर एक गहरे सांस की आवाज उभरी थी। वो यकीन से कह सकती थी वो सांस आजर का नहीं था। वो गहरा बोझल सांस किस शख्स का था वो जानती थी। रिसीवर दोनों हाथ से पकड़कर वो बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई। उजाला, उजाला, उजाला। एयरपीस से आजर की आवाज निकलकर उसके इर्द गिर्द फैल रही थी। लरसते कांपते वजूद के साथ वो कमरे में आई थी। वो तकियों के सहारे बिस्तर पर नीम दराज था। बहुत देर तक सूफिशा उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो चेहरा किसी किताब की सादा जिल्द की तरह नहीं था। कोई हर्फ, कोई लफ्ज ऐसा तहरीर न था जिससे वो कुछ मानी अखज़ कर पाती। वो क्या सोच रहा था? उसकी नजरों में किन किन ख्यालों का अक्स था? उसे कतन इल्म न हो सका। क्या इन्होंने वो बातें सुन ली हैं? रजीदा निगाहों से उसने आलम शाह के बराबर रखे कॉर्डलेस को देखा। आलम शाह। बिलाखिर उसने करीब आकर उसे मुखातिब किया। उसने गहरा सांस आजाद करते हुए निगाहों का जाविया बदला और उसके चेहरे पर नजर जमा दी। खाना लाऊं? वो उसके करीब बैठ गई। नहीं, वो जेरे लब बोला। सूप पी लें, मैंने खुद बनाया है आपके लिए, उसने नर्म लहजे में कहा। अभी नहीं, उसने सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद ली। क्या सोच रहे हैं? तुम क्यों पूछ रही हो? उसने आंखें बंद किए पूछा। वो कौन सी सोच है जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो? उसके चेहरे की तरह उसका लहजा भी बिल्कुल सपाट था। कोई ऐसा तासुर न था जिससे वो उसके मूड का अंदाजा लगा पाती। मैं आपकी हर सोच के बारे में जानना चाहती हूँ। उसने उसका हाथ थाम लिया। उसने आंखें खोल दी और एकटुक उसे देखने लगा। रोशनी, जी कहिए। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। उससे नजरें मिलाने में सूफिशा को हमेशा झिझक महसूस हुआ करती थी। ताहम उसके कहने पर वो उसकी जानिब देखने लगी। चंद लम्हे गुजर गए। वो उसी तरह उसकी आंखों में झांकता रहा।
क्या देख रहे हैं ऐसे? उसने उलझ कर पूछा। सुना है आंखों में जितने बादल होते हैं वो दिल के समंदर के पानियों से बनते हैं। मैं इन बादलों का रंग देख रहा हूँ। फिर क्या रंग है? उसने पूछा। मालूम नहीं। उसने आज़र्दगी से नजरों का जाविया बदला। पढ़ने वाली नजरें भी तो गैर जानिबदार होनी चाहिए ना। ये दिल तो हमेशा अपनी ही कहता है। जो कुछ दिल कहता है उस पर यकीन न करने की वजह वो चंद हर्फ जो किसी लम्हा गैर मौजूद में है, जो न कभी कहे गए न सुने गए। ये दिल इन अल्फाज पर यकीन करना चाहता है रोशनी। मैं कैसे मान लूं उसकी बात? उसके लहजे में दुखों का समंदर मौजूद था। उन आंसुओं की नमी थी जिनका उसकी आंखों में आना तो शायद नामुमकिन था। हाँ, वो उसके अंदर कहीं गिर रहे थे। इस हादसे ने आपको क्या बना दिया है आलम? वो परेशान होकर बोली। आप ऐसे तो कभी न थे। कभी आपने ऐसी बातें नहीं की थी। आपको तो अपनी जात पर, अपनी मोहब्बतों पर ईमान की हद तक यकीन था। ये यकीन आज मुतसलसल क्यों है आलम? ये जो हादसे होते हैं ना रोशनी, ये बड़े रहनुमा होते हैं। इंसान के शऊर को आगाही की उस मंजिल तक ले जाते हैं जहां आम हालात में जाना उसके बस में नहीं होता। इंसान अपने आप को यूं सरनिगूं पाता है कि उसकी जात का तमाम गुरूर, सारी अकड़ खाक हो जाती है। हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन जो कुछ इस बीमारी के दरमियान मुझ पर मुनकशिफ हुआ है उसे ताउमर फरामोश न कर सकूंगा। ये सब कुछ आपके लिए तकलीफ दे है। हाँ, बेहद तकलीफ दे। खामियों का एहसास होना खुशगवार कैसे हो सकता है रोशनी? लेकिन एक खुशी इस बात की भी तो होती है कि इन खामियों का एहसास होना खामियों से निजात पा लेने का पहला मरहला होता है। खामियों से निजात? वो तलखी से हंसा। कब मिलती है रोशनी? जिंदगी से निजात मुमकिन है, उसके गमों और दुखों से निजात मुमकिन है। खुदा जाने कैसी बातें करते हैं आप। वो जिद हो गई। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। वो उठने लगी, लेकिन उसका हाथ आलम शाह के हाथ की गिरफ्त से आजाद न हो सका। मत जाओ रोशनी, मेरे पास बैठी रहो। उसके अंदाज में मिन्नत थी। मैं नहीं चाहता तुम मेरे पास से जाओ। तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करते रहना चाहता हूँ ताउम्र। सूफिशा ने चौंक कर उसे देखा। इस जुमले के पीछे कौन से मानी पोशीदा थे? उसने दर हकीकत क्या पूछा था? उसे किस वहम ने परेशान कर रखा था? वो सोच में पड़ गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ रोशनी, उसने बेचैन होकर पूछा। मुझे छोड़कर चली तो न जाओगी? कहाँ जा सकती हूँ मैं आपको छोड़कर, आप ही बताएं। तो जरा खफकी से पूछने लगी। नाराज हो गई? वो किसी बच्चे की तरह बोला। नाराज मत हो रोशनी। अच्छा चलो, वो सूप ले आओ जो तुमने मेरे लिए बनाया है। मैं खैरा से कहकर मंगवा लेती हूँ। वो हंसी। आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना? रोशनी, किताब पढ़ते पढ़ते उसने अचानक पुकारा था। जी। उसने अचानक सर उठाया। वो निटिंग में मसरूफ थी। एक बात तो बताओ। उसने किताब बंद करके साइड में रख दी। पूछिए। उसके हाथ फिर सिलाइयों को चलाने लगे। कहते हैं औरत अपनी पहली मोहब्बत को ताउम्र नहीं भूलती। क्या दुरुस्त है? उसके हाथ थम गए। आलम शाह की दिमागी रूह अब मुसलसल एक सिमत में बहा करती थी। उसने गहरा सांस भरा और नजरें उठाकर उसे देखा। एक बात पहले आप मुझे बताएं आलम, आपने जिंदगी में सबसे पहली मोहब्बत किससे की? तुमसे। वो खुलकर मुस्कुराया। पहली मोहब्बत? हाँ, आखिरी मोहब्बत किसी और से करूंगा। सूफिशा की आंखों में बेयकीनी की परछाई नमूदार हुई। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा पहली मोहब्बत तुमसे की है, अलबत्ता आखिरी मोहब्बत किसी और से करूंगा। किससे? वो हद दर्जे मुताज्जिब थी। वो जो तुम्हारा दूसरा रूप होगी, उससे, अपनी बेटी से। वो हंस दिया। वो चंद लम्हे बैठी रही, फिर खुद भी हंस दी। आपको क्या खबर कि वो बेटी ही होगी? बेटा भी तो हो सकता है ना? नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। वो बेटी ही होगी, यकीन है मुझे। चांद जैसी उजली, मासूम, तुम्हारा दूसरा रूप। शायद मैं उसे इतना चाहूंगा जितना मैं तुम्हें भी नहीं चाह सका। लेकिन तुम क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी कि फर्ज कीजिए कि मैं और आप जुदा हो जाएं। रोशनी, फर्ज कीजिए ना, वो बोलती गई। या ऐसा हो कि आप किसी और से शादी कर लें, कई साल गुजर जाएं, तो क्या आप भूल जाएंगे मुझे? नहीं। वो खफा सा था उसकी बात पर। कभी भी नहीं, आखिरी सांस तक नहीं।
پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں کہ یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلاں شے فلاں جذبہ عورت سے مشروط اور فلاں مرد سے؟ انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تخصیص کے بغیر ایک سے ہوتے ہیں۔ عالم کانٹا چبھے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ فلاں بات عورت نہیں بھولتی اور فلاں کام مرد نہیں کرتا؟ منہ بنا کر ہاتھ ہلا کر اس نے تقریر جھاڑی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا تھا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ زوفشا نے اپنی اس ازدواجی زندگی کے دوران اسے بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ عموماً وہ محض مسکراتا یا ہولے سے ہنس دیتا۔ اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے وہ اسے بہت الگ، بہت اچھا لگا۔ وہ نکاح جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں اتنا ہنسنے کی بات کیا ہے بھلا؟ پھر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، پتہ ہے روشنی، آج پہلی بار تم مجھے بیوی لگی ہو، سرتاپا بیوی۔ چڑ کر جھلا کر جس طرح تم نے مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی ہے وہ محض ایک بیوی کا ہی خاصا ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی لگی ہو مجھے تم شاید تصور بھی نہ کر سکو۔ وہ مسکرا دی، سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں چلانے لگی۔ سنو، مکرم علی کو بلاؤ، میں ادھر تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زوفشا نے بٹن پش کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی مکرم علی حاضر تھا۔ مکرم علی، وہ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا رہا تھا جب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ حاضر سائیں، حکم؟ تم نے اپنی پسند سے شادی کی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ بولو نا مکرم۔ جی سائیں، وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ نے دیکھا ہے نا بیگما کو؟ اچھا یہ بتاؤ، اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ مکرم علی ہنسا۔ نہیں شاہ جی، اب تو بالکل بدل گئی ہے۔ پتہ ہے مکرم علی، مجھے اپنی محبوبہ میں بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا۔ مکرم علی مسکراتا رہا۔ زوفشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس مکرم علی، شکریہ۔ پھر وہ بولی، اب تم جاؤ۔ جی بی بی صاحبہ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہوا آپ کو؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ مکرم علی، اس نے قہقہا لگایا۔ تم مکرم علی کے سوچنے کی باتیں کر رہی ہو؟ ارے جانے عالم، بڑی بھولی ہو تم۔ مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے، دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ چڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی آزما لینا مکرم علی کو۔ ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ میں کہوں مکرم علی ہنسو تو وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر ہنسنے لگے گا۔ اگلے ہی لمحے میں اسے رونے کا حکم دوں تو وہ مگرمچھ کے سے موٹے موٹے آنسو بہانے لگے گا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں سے مل گیا یہ روبوٹ آپ کو؟ تقدیر سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ جو میری اس ہتھیلی پر سیدھی گہری قسمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی، اس کے محض 2 مقام ایسے ہیں جن کی بنا پر میں خود کو خوش قسمت خیال کرتا ہوں۔ ایک وہ جہاں تمہارا نام لکھا ہے، اور دوسرا مقام جہاں سے مجھے مکرم علی ملا۔ وہ خود کو محض میرا ایک ادنا غلام خیال کرتا ہے، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہوں۔ کب سے ساتھ ہے یہ آپ کے؟ بچپن سے۔ وہ مسکرایا۔ عمر میں یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مکرم علی کو اپنی ہمراہی میں پایا ہے۔ دراصل یہ جو ہمارے ملازمین ہیں نا، یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلا آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، رشتے دار ہیں یہ سب آپس میں۔ ہمارے ہاں باہر کے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا۔ یہاں جتنے ملازم ہیں سب ہمارے آبائی گاؤں سے یہاں آئے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائیں نے مکرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا، ہر چند کہ وہ خود اس وقت محض 2 سال کا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ مجھے تو بابا سائیں کے فیصلے کا کوئی خاص احساس نہ ہوا، لیکن مکرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس نے کس طرح بٹھا دی کہ اب وہ میرے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ میری تمام آیائیں تو مفت کی روٹیاں کھاتی تھیں۔ مجھے تو در حقیقت مکرم نے پالا ہے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح شفیق، دوست کی طرح غمگسار اور کسی ادنا غلام کی طرح میرا تابع ہے۔ کیا ایسا شخص فی زمانہ دستیاب ہونا قسمت کی مہربانی نہیں؟
वो गौर से उसकी बातें सुन रही थी, मुस्कुरा दी। बड़ी मोहब्बत है आपको मुकर्रम अली से, इतनी तारीफें तो शायद आपने कभी मेरी न की होंगी। तुम्हारी क्या तारीफ करूं रोशनी, वो बड़े मीठे लहजे में बोला था। तुम्हारे जलते हुस्न के आगे तो लफ्जों के चिराग मध्यम पड़ जाते हैं। वो दोबारा सिलाइयों की जानिब मुतवज्जा हो गई, मगर डिजाइन भूल गई। सर झटक कर मुस्कुराई, फिर हंस दी। आज तो तुम बड़ी खुश लगती हो। वो उसके बिल्कुल करीब बैठा बड़ी मोहब्बतों से उसे देख रहा था। आज आप भी तो खुश लगते हैं, वो मुस्कुराई। तो मैं ये समझूं कि मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है? उसके लहजे में आरज़ुओं के दिए झिलमिलाए। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फोन की बेल बज उठी थी। उसने साइड में रखे फोन पर हाथ रखा, मगर इससे कबल वो रिसीवर उठाती उसके हाथ पर आलम शाह का मजबूत हाथ आ गया। तुम रहने दो, मैं उठाता हूँ। उसने अपना हाथ हटा लिया। हेलो, आलम शाह बोल रहा हूँ। वो रिसीवर कान से लगाकर बोला। ज़ुल्फ़िशां बेइरादा उसकी जानिब देख रही थी। उसने देखा कि उसके चेहरे का रंग वाज़ेह तौर पर बदला था। उसकी आंखों में जगमगाती लौ मध्यम हो गई। कुछ कहे बिना खामोशी से उसने रिसीवर उसे थमा दिया। हेलो, वो समझ गई थी दूसरी जानिब कौन था। उजाला, मैं हाजिर हूँ। हाँ मालूम है मुझे, कहो। उसने लहजे को हद्दुल इम्कान बेतासुर और पुरसुकून रखा। उजाला, उस दिन बगैर कुछ कहे तुमने फोन बंद क्यों किया था? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया? इसलिए कि वो लम्हे भर को रुकी। इसलिए कि उन बातों का कोई जवाब हो भी नहीं सकता था। उजाला, क्यों बर्बाद कर रही हो ये जिंदगी? क्या 7 जन्मों पर यकीन रखती हो कि अगर एक बर्बाद हो भी गया तो क्या अगला जन्म खूबसूरत बना लेंगे? उजाला, ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जाया मत करो। वो परेशान हो गई। आज़र को इल्म न था कि वो इस वक्त आलम शाह के पहलू से लगी बैठी है। उसके इस कदर करीब थी कि उसकी सांसों को अपने वजूद से टकराता महसूस कर रही थी। ऐसे में ये भी मुमकिन था कि आज़र की आवाज वो सुन भी रहा हो। आज़र, उसकी समझ में न आया वो क्या कहे। हाँ कहो, आज बरसों बाद तुम्हारे शीरे लबों से ये नाम वाकई अपना लगा है। उसने कुनखियों से देखा। वो बेनियाजी से उसके बनाए स्वेटर के डिजाइन को देख रहा था। आज़र, मेरा ख्याल है कि तुम्हें देर हो रही है। उसने बात बनानी चाहिए। नहीं उजाला, अभी देर नहीं हुई। तुम बस इतना कहो कि तुम मुझे चाहती हो, तुम्हें मेरे कुर्ब की ख्वाहिश है और तुम इस पागल खाने से रिहाई चाहती हो। बस तुम एक बार सिर्फ हाँ कहो। आलम शाह ने उसका दूसरा हाथ थाम लिया और उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी को घुमाने लगा। उसके अपने हाथों में एक खफीफ सी लर्जिश थी, एक इस्तराब था जिसे वो महसूस कर सकती थी। आज़र, मुझे कुछ काम है, फिर बात करेंगे। मैं आ जाऊं? उसने बेताबी से पूछा। नहीं, वो बेतरह घबरा गई। मैं खुद आऊंगी। यकलख्त आलम शाह ने उसका हाथ छोड़ दिया, या शायद खुद ब खुद छूट गया था। कब आओगी उजाला? उधर वो बहुत बेताब था। मुझे वक्त बताओ। कल, मैं कल आऊंगी, वो आहिस्तगी से बोली। मैं इंतजार करूंगा दिलो जान की तमाम तर शिद्दतों से। खुदा हाफिज। उसने आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया। आलम शाह के बेजान हाथों से ऊनी सिलाइयां और ऊन का गोला निकाला और एक अजब इस्तराब के आलम में फंदे गिरने लगी। न जाने स्वेटर वाकई गलत बन गया था या इस सहनी उलझन के आलम में उसे लगा। उसने सिलाइयां निकाली और स्वेटर उधेड़ने लगी। रोशनी जी, वो चौंकी। इंसानी जिंदगी और इस ऊन के गोले में कितना फर्क होता है ना? क्या मतलब? वो हद दर्जे मुताज्जिब हुई। देखो ना, इसे बुनकर एक शक्ल दो, फिर उधेड़ दो, नए सिरे से बुन लो किसी नए नमूने के मुताबिक। वो पसंद न आए तो फिर उधेड़ लो। लेकिन इंसान की जिंदगी का ताना बाना एक बार जिस तरह बन गया सो बन गया, फिर बार बार बदला तो नहीं जा सकता ना? जी, उसने गहरा सांस लिया। दुरुस्त कहते हैं आप। फिर बाज लोग अपनी जिंदगी को नई नई शक्लें क्यों देने के दर पर हैं? मुतमईन नहीं होते ना जिंदगी की शक्ल से, इसलिए। तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन हो रोशनी? ज़ुल्फ़िशां ने उसकी जलती बुझती आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। फिर वो उठी और जाकर पर्दे बराबर करने लगी। आतिशी गुलाबी बॉर्डर की गहरी जर्द साड़ी बांधकर उसने बालों का जूड़ा बनाया और लबों पर गहरी सी लिपस्टिक जमाने लगी। कहीं जा रही हो? वो नुस्खा हाय वफा के सफात पलट रहा था। जी हाँ,
जरा आपा की तरफ जा रही हूँ। वो परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। खुद को इंतहाई बेनियाज जाहिर करते हुए अंदर से बिल्कुल चोर हो रही थी। मैं खैरा से आपके खाने और दवाई का कहकर जाऊंगी। जब वो आए तो प्लीज उसे डांट कर भगा देने के बजाय खाना खा लीजिएगा और दवाई भी। हाँ ठीक है, उसने जैसे बेख्याली में सर हिलाया। सूफिशा ने आईने में उसके अक्स को गौर से देखा। एक वक्त वो दाएं पलटता था, अगले कई सफात बाएं तरफ उलट देता था। किसी लफ्ज पर उसकी निगाह जम ही नहीं पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि बेनियाज सिर्फ वो ही नहीं बन रही थी। आलम, हाँ कहो, मैं जल्द आ जाऊंगी, वो नर्म लहजे में बोली। आलम शाह ने सर उठाकर उसे देखा। मैंने कुछ कहा तो नहीं, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना। अचानक ही उसका मन शरारती हुआ। सोच लें क्या कह रहे हैं। उसने एक संजीदा निगाह उस पर की और वापस किताब पढ़ने लगा। उफ खुदा, कुछ और न समझें, दिल ही दिल में खुद को सरजनिश करती वो उठ खड़ी हुई। खुदा हाफिज आलम, बाहर निकलते हुए वो बोली थी। अल्लाह हाफिज, वो बड़बड़ाया। उसके चले जाने के बाद उसने तादेर दरवाजे को देखा, फिर लब भींच कर किताब को तकिए पर खींच मारा। हेलो कजन, वो चाय पी रहा था। उसे देखकर शगुफ्तगी से मुस्कुराया। आसर, ये क्या पागलपन है? वो थके हारे अंदाज में बैठी थी। इश्क इश्क इश्क, वो हंसा। वैसे यार बड़ी ज्यादती नहीं हुई हमारे साथ? आसर, वो चंद लम्हे उसे घूरती रही। मैं कतन संजीदा हूँ। मैं तुम्हें मजाक करता नजर आ रहा हूँ। उसने संजीदा होते हुए कप एक तरफ रख दिया। उजाला, जिंदगी ने इस कदर खतरनाक मजाक किया है मेरे साथ कि मुझे तो हंसते हुए भी खौफ आता है। और सच पूछो तो मुझसे ज्यादा बहादुर तो तुम हो। कितनी आसानी से सह गई सब कुछ, किसी को भनक भी न पड़ने दी। तुम्हारी जगह मैं होता तो पागल हो जाता, चीखने चिल्लाने लगता। बहरहाल उसने बात काटी थी। जो कुछ होना था हो चुका। जिंदगी को ऊन मत समझो। कुछ गलत हुआ भी है तो बस हो गया। उसे उधेड़ कर नए सिरे से बुनने की कोशिश रखना हिमाकत है। जो कुछ नए सिरे से शुरू किया जा सकता है उसे आजमाने में हर्ज भी क्या है। पागल मत बनो, वो खफकी से बोली। इसमें पागलपन की क्या बात है? ये बेलुत्फ बेकैफ जिंदगी क्या यूं ही गुजारते चले जाएं? ये जिंदा लाशें घसीटते फिरें? उजाला, खुशियों के जुगनू अभी हमारी पहुंच से दूर नहीं। अपनी खाली बंद मुट्ठी को खोलो और उनकी तरफ बढ़ाओ। क्या खबर हम उन्हें कैद ही कर लें? आजर, क्या ये सब कुछ आसान समझते हो? वो थके थके लहजे में बोली। नहीं, बहुत मुश्किल, मगर नामुमकिन हरगिज नहीं। ये नामुमकिन है, वो जोर देकर बोली थी। कतन नामुमकिन। मैं इस खेल में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दे पाऊंगी। मैं कोई खेल तो नहीं खेल रहा उजाला, वो दुख से बोला। खेल तो खेला था तुम्हारे सैयद आलम शाह साहब ने, ऐसा खेल जो फेयर भी नहीं था, जिसके फैसले गैर मुंसिफाना थे, और ऐसे गैर मुंसिफाना कि उनकी सजा आज तक जारी है। मैं कहाँ कोई खेल खेलना चाहता हूँ, मैं तो महज इंसाफ चाहता हूँ उजाला। जब एक बार किसी को गलत फैसले की सूली पर चढ़ा दिया जाए तो फिर उसकी लाश को उतार कर उसमें नई रूह नहीं फूकी जा सकती। आजर, जो नहीं हो सकता उसकी तमन्ना न करो। उसका लहजा कतई था। वो उसे बेबसी से तकता रह गया। हाँ, वो उस रोज वाली बात अधूरी रह गई थी। अचानक सूफिशा को ख्याल आया। आपा बता रही थी कि फुप्पी अम्मा ने तुम्हारी होने वाली दुल्हन का इंतखाब कर लिया है। मेरी होने वाली दुल्हन का इंतखाब मैंने और अम्मी ने मिलकर किया था। उसे गौर से देखते हुए वो कहने लगा, लेकिन हुआ यूं कि वो जिस रास्ते पर चल दी वो कहीं और जाता था, और वो रास्ता उसे मुझसे, मेरी तमन्नाओं से बहुत दूर ले गया। लेकिन किसी के दूर जाने से ये बेचारी तमन्नाएं मर तो नहीं जाती ना। मैं आज भी उसी का ही मुंतजर हूँ। शायद उसे सही रास्ता सुझाई दे जाए। फिर वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। आसर, उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। खुदा तुम्हें सही रास्ता सुझाए। वो वापस लौटी तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिमाग उलझा हुआ था। खैरा, तुम्हारे शाह साहब ने खाना खाया था? उसने ऊपर कमरे में जाने के बजाय किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करती खैरा से पूछा। जी बीबी साहिबा, थोड़ा बहुत खा लिया था, उसने अक्लमंद बनते हुए सर हिलाया। वैसे आप घर पर ना हो तो वो दिल से नहीं खाते, यूं ही एक दो निवाले लेकर छोड़ देते हैं।
उसने किसी गहरी सोच में सर हिलाया, फिर चौंक उठी। और दवाई खाई थी उन्होंने? वो मुड़कर किचन से निकल आई, मुंतशिर दिमागी से सीढ़ियां उबूर करके कमरे की तरफ बढ़ गई। आलम अंदर दाखिल होकर उसने पुकारा। आंखों पर हाथ रखे लेटा था, हाथ हटाकर उसे देखने लगा। सो गए थे? वो करीब आते हुए पूछने लगी। नहीं, उसने गहरा सांस भरा, कर रहा था गमे जहां का हिसाब। कल यूनुस साहब आएंगे आपका चेकअप करने, याद है ना आपको? उसने जानबूझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें याद है, बस काफी है, मैं याद रखकर क्या करूंगा? क्यों, आपका जी नहीं चाहता जल्द ठीक हो जाने को? जी के चाहने की क्या बात करती हो जाने आलम? वो उदासी से मुस्कुराया। ये जी तो खुदा जाने क्या क्या चाहता है, लेकिन हर ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है। हम तो वो स्याह नसीब हैं कि खैर जाने दो। मैं सोच रहा था रोशनी, ये जो बदनसीबी होती है ना, एक गोल चक्कर की तरह होती है। एक जगह से शुरू हो तो फिर रुकती नहीं, एक दायरे में घूमती ही चली जाती है। पता है, मेरे बाबा साईं जो थे ना, उनकी टांगें एक एक्सीडेंट में जाया हो गई थीं। फिर बकिया सारी उम्र उन्होंने यूं ही बिस्तर पर गुजार दी। खुदा न करे जो आपके साथ ऐसा हो। वो नाराज हुई। क्यों ऐसी बातें करके मेरा खून खुश्क करते हैं आप? शायद मैं अजियत पसंद हूँ, वो उदास लहजे में बोला, लेकिन यकीन करो रोशनी, तुम्हें तो मैं जरा सी तकलीफ पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोशिश करता हूँ कि इन जहरीली सोचों के डसने से जो अजियत होती है उसे खुद तक महदूद रखूं, लेकिन दिमाग का बदन से अजब रिश्ता होता है। पलक झपकते में ये जहर सारे बदन की नस नस में रिस जाता है। फिर भला जबान कैसे महफूज रह सकती है? और जबान जहरीली हो जाए तो अल्फाज मीठे कैसे निकलें? मेरी मजबूरी को समझो रोशनी, और खफा मत हुआ करो। या खुदा, वो परेशान हुई। आलम कभी तो इन बेकार जान जलाने वाली सोचों के हल्के से बाहर निकलकर कुछ और भी सोचा करें। अच्छा चलें, आज मुझे बताएं वो कौन से वहम हैं जो इस कदर परेशान कर डालते हैं आपको? वहम नहीं रोशनी, हकीकतें। वो मुस्कुराया। कुछ हकीकतें यूं रोशन हो गई हैं मुझ पर कि मैं बहुत अंदर तक खौफजदा हो गया हूँ। जजा और सजा का जो तस्वुर है ना, वो मेरे दिमाग के पर्दे पर वासे हो गया है। किसी को खुशी दो तो जवाब में खुशी, दुख दो तो जवाब में दुख। गुलाब का पौधा लगाओ तो गुलाब, बबूल बो तो कांटे झाड़। ये हकीकतें कितनी दिल अफरोज होंगी उनके लिए जो खुशियां देते हैं, गुलाब बोते हैं। लेकिन मैं डर गया हूँ, बेचैन रहता हूँ रोशनी। मैंने शायद ही जिंदगी में किसी को खुशी दी हो, शायद ही मुस्कुराहटें बांटी हों, लेकिन तुम। वो लम्हा भर को रुका। खुदा जानता है कि मैं तुमको किस कदर चाहता हूँ। जमाने भर की खुशियां ढेर कर देना चाहता हूँ तुम्हारे कदमों में, और तुम मेरे साथ हो तो मैं सजा भी भुगतने को तैयार हूँ, अपने आमालों की, अपने गुनाहों की। लेकिन क्या तुम मेरा साथ दोगी रोशनी? कितनी बार पूछेंगे ये सवाल? कब तसल्ली होगी आपकी? सुनो रोशनी, उसने उसकी बात को नजरअंदाज किया। एक बात जहन में रखना, कभी मुझे छोड़ने का फैसला कर लो तो मुझे बता कर करना। जब मुझे तन्हा छोड़कर जाओ तो दिन के उजाले में जाना, रात के अंधेरों में नहीं। देखो ना, जुदाइयों में आखिर कुछ वकार होना चाहिए। आलम, वो एक सन्नाटे में रह गई। उसने तकिए पर दाएं बाएं सर मारा और एक अजियत के आलम में आंखें मूंद लीं, जैसे कर्ब की सूली पर मौल्लक हो। वो थोड़ी देर तक उसका चेहरा देखती रही, फिर उठी और शीशे का दरवाजा खोलकर टेरेस पर आ गई। मार्बल के ठंडे फर्श पर चंद लम्हे नंगे पांव खड़ी गायब दिमागी की कैफियत में स्याह बादलों से ढके आसमान को देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नीचे उतरते हुए गोल जीने की सीढ़ियों पर बैठ गई। रीलिंग से सर टिकाए वो अल्फाज के उस हुजूम में खोने लगी जो उसके जहन में ठाटे मार रहा था। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों की आरज़ू की है उजाला। एक आवाज। चाहता था कि तुमसे ना मिलूं ताकि तुम मजीद खुश रहो। खुदा जानता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, ज़माने भर की खुशियां ढेर कर देना चाहता हूँ तुम्हारे कदमों में। फिर एक और आवाज पहली आवाज से टकरा गई। मेरी ख्वाहिशों का तो हमेशा एक ही नाम है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा इत्मीनान, तुम्हारी खुशी।
میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں. جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے گا. میرا یقین کرو اجالا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں لوٹاؤں گا جو ہم سے چھین لی گئیں. تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے؟ اجالا، خوشیوں کے جگنو ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں. اپنی خالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. کیا خبر ہم انہیں قید کر ہی لیں؟ انسانی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، اسے بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا. جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہو اسے آزمانے میں حرج بھی نہیں ہے. مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ دیکھو نا، جدائیوں میں بھی آخر کچھ وقار ہونا چاہیے. مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ نہیں. کافی بلند آواز میں اس کے لبوں سے نکلا تھا. دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑی دیر تک وہ دماغ میں جگنوؤں کی طرح سے جلتے بجھتے الفاظ کی بازگشت کے تھمنے کا انتظار کرتی رہی. پھر بالآخر سارے لفظ خاموش ہو گئے. اب وہ تھی اور نیچے دور تک پھیلے ہوئے لان کا سناٹا. اس نے سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا، پھر اٹھی اور آہستہ روی سے چلتی کمرے میں آ گئی. عالم کھانا منگواؤں؟ آہستگی سے اس نے پوچھا. دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا. وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گہری سانس نیند میں تھا. وہ بنا آہٹ کیے اس تک آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی. اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر کھل کر رہ گیا تھا. خمدار پلکوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے تھے، لبوں کی سیاہیاں واضح ہو گئی تھیں. یہ محبت میرے جیسے انسان کے بس کا روک تو نہ تھی. کبھی اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے. وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی. اس کی فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہولے سے سنوار کر پیچھے کیا. مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ اس کی غرور سے اٹھی ستواں ناک کو دیکھتے ہوئے اس کا التجائیہ چہرہ اسے یاد آیا. ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی. وہ ہولے سے جھکی اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لے آئی. نہیں، اس نے ہولے سے سرگوشی کی اور مسکرا دی. وہ بدستور گہری نیند میں تھا. گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور چاندی کی کنگھی گیلے بالوں میں پھیرنے لگی. ذرا سا رخ موڑ کر اس نے دیکھا وہ آرام دہ کرسی پر دراز پردے ہٹائے نیچے نظر آتے لان کو دیکھ رہا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ کر دیوار میں بنے کیبنٹ تک آئی اور کیسٹیں الٹ پلٹ کرنے لگی. چند لمحوں بعد مغنی کی خوبصورت آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی. عالم شاہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے کسی سوچ میں گم مسکراتے دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا. وہ دوبارہ آئینے کے سامنے آ گئی اور بال سنوارنے لگی. اس کے اپنے لب بھی کمرے میں پھیلتی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے. وہ جتنی خوش نظر آ رہی تھی اس کا دل اتنا ہی بے چین ہونے لگا. ایک سکتے کے عالم میں وہ اس کی ایک ایک ادا سے جھلکتی سرمستی کو دیکھ رہا تھا. وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پاس آ گئی. کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے عالم شاہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا. اس نے چونک کر پاس کھڑی صوفیشاں کو دیکھا. سیاہ قمیض اور سرخ اور سیاہ چنری کے دوپٹے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. سوچ رہا ہوں آج تم خوش ہو اس لیے اتنی حسین نظر آتی ہو، یا آج اتنی حسین نظر آنے پر خوش ہو، یا اس بے تحاشا خوشی کا منبع کچھ اور ہے. اس کا لہجہ نارمل تھا. وہ کھلکھلا کر ہنسی. شاید تینوں باتیں ہی درست ہیں. ویسے عالم، ایک بات ہے، تعریف کے الفاظ میں محبت کی خوشبو نہ ہو تو بات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے نا؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا. زندگی میں اس سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا. تینوں؟ پھر وہ گہری سانس بھر کر بولا، یعنی آخری بات بھی درست ہے؟ جی، وہ شرارت سے بولی اور مڑ کر کیبنٹ کے پاس گئی، ٹیک آف کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. وہ بڑی دیر تک فضاؤں میں گھورتا رہا. اس کے کانوں میں مغنی کی آواز اب تک گونج رہی تھی. اس کی مٹھیاں خود بخود سختی سے بند ہوئیں، لب بھنج گئے، آنکھوں میں سرخی اور وحشت اتر آئی. روشنی؟ جی؟
उसने लुकमा बनाकर उसकी जानिब बढ़ाया। बस उसने उसका हाथ एक तरफ कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि शायद मुझे चेकअप के लिए बाहर जाना पड़े। डॉक्टर यूनुस से मेरी तफसीली बात हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कुछ देर सोच कर बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, वो बोला, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत आजकल वैसे भी ठीक नहीं रहती, तुम्हारा जाना जरूरी भी नहीं, और वैसे भी हफ्ते भर की बात है। अच्छा, फिर मुकर्रम अली को साथ लेकर जाएं। वो प्लेटें ट्रॉली में रखने लगी। मुकर्रम अली यहीं रहेगा तुम्हारे पास। मुझे क्या काम है मुकर्रम अली से? उसने हैरत से आंखें फैलाई। आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। जैसा मैं कहूँ उसे मान जाया करो रोशनी। उसके लहजे में हल्की सी सख्ती दर आई। ज़ुल्फ़िशा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। पिछले कई दिनों से वो उसे कुछ पतला पतला सा महसूस कर रही थी। उसका रवैया उखड़ा उखड़ा सा था, अल्फाज तने तने से थे, लहजा अक्सर तल्ख हो जाता था। कितने दिनों से आपने कोई किताब भी नहीं पढ़ी? वो बात बदलने की खातिर आहिस्तगी से बोली। इस तरह लेटे लेटे तल्ख हो जाते हैं आप। तभी तो जाने की हामी भर ली है मैंने। उसने तकिए से सर टिका लिया। माहौल बदलेगा तो तबीयत पर खुशगवार असर पड़ेगा, और मुझे साथ क्यों नहीं जाना चाहिए? उसने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रहकर देखना चाहता हूँ, वो हौले से बोला। बेजार हो गए हैं मुझसे? बीवी से कौन बेजार नहीं होता? वो संजीदगी से बोला। वो जोर से हंस दी। चलें, दुरुस्त है, अच्छा है, आपको भी कुछ एहसास हो जाएगा हमारी अहमियत का। वो शगुफ्तगी से कहकर उठ खड़ी हुई। फिर कब जाना है आपने? तुम चाहती हो मैं ना जाऊं? उसने अचानक पूछा। हाय, मैंने ये कब कहा? वो मुताज्जब हुई। मैं तो चाहती हूँ आप जल्द अज जल्द जाएं। आलम शाह ने गौर से उसे देखा। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द सारे मराहिल तय हों। वो चीजें समेटने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थी। मसलन कौन से मराहिल? उस पर निगाह जमाए जमाए वो बोला था, आपका चेकअप, ऑपरेशन और सेहत याबी। वो मुस्कुराई। वो कुछ उलझन आमेज नजरों से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो ट्रॉली खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। निचला होंठ दांतों से कुचलता हुआ वो गहरी सोच में था। संगी बेंच पर वो दोनों पांव ऊपर किए बैठी थी, घुटनों को बाजुओं के हिसार में लिए थोड़ी जमाए वो फवारों से फूटते शफाफ पानियों को संगे मरमर की टाइलों पर सफेद झाग की सूरत बिखरते देख रही थी। आराम कुर्सी पर नीम दराज सैयद आलम शाह ने डोरी खींची तो पर्दा सिमट गया। नीचे फैले सरसब्ज लॉन का मंजर वाज़ेह हो गया। गहरी सब्ज घास के दौरान खिलते हुए लाल रंग के लिबास में मलबूस उसका वजूद किसी फूल की मानिंद खूबसूरत और तरोताजा लग रहा था। सफेद संगी बेंच पर बैठी वो ऊपर से यूं नजर आई जैसे एक हसीन रथ पर एक मासूम परी जलवागर हो। वो बड़ी देर तक उसे देखता रहा। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल होने वाला शख्स मुकर्रम अली था। साईं, याद किया था आपने? कौन? वो गहरी महवियत से बाहर आया। मुकर्रम अली, आ गए तुम? जी साईं, हुक्म। मुकर्रम, कल शाम की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ डॉक्टरों की टीम मेरा चेकअप करेगी। डॉक्टर यूनुस मेरे साथ होंगे। जी साईं, खुदा आपको सेहत दे। तुम्हारी बीबी साहिबा यहाँ अकेली होंगी, उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जान हाजिर है साईं। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया। आलम शाह ने गर्दन मोड़ी और एक नजर नीचे देखा। वो अब खड़ी हो गई थी, इधर उधर टहल रही थी। मुकर्रम अली, उसकी आवाज में बेहद गहरापन था। इसके अलावा भी एक काम है जो तुम्हारे सुपुर्द है। हुक्म साईं। उसने एक निगाह अपने मालिक के बेहद तने हुए चेहरे पर डाली। तुम्हारी बीबी साहिबा कहाँ कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, यहाँ कौन कौन आता है और फोन पर किससे क्या बात करती हैं, तुम्हें इन तमाम बातों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना है मुकर्रम अली। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। सुन रहे हो मुकर्रम? जी साईं। उसकी आवाज मध्यम थी, इस तरह कि उनको रत्ती बराबर भी शक न होने पाए कि उनकी निगरानी हो रही है, और तुम्हारे लिए वो हर सूरत काबिल एहतराम और काबिल इज्जत रहेंगी, ख्वाह तुम उन्हें किसी से भी मिलते हुए कुछ भी कहते हुए सुनो। साईं, उसके लहजे में हल्का सा एहतजाज था, जैसे अपनी खूबसूरत और खूबसीरत मालकिन के लिए इन अल्फाज का इंतखाब उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे हो।
जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सुन लो मुकर्रम। ये वो मामला है जहाँ तुम्हारी रत्ती बराबर गफलत भी काबिल माफी न होगी। वो जब फोन पर गुफ्तगू करें, तुम्हें वो गुफ्तगू रिकॉर्ड करनी है। यहाँ जो शख्स भी आए और जहाँ भी बैठे, उन दोनों के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू तुम्हें लफ्ज ब लफ्ज मुझे बतानी है। समझ रहे हो? जी साईं, मैं हफ्ता 10 दिन में लौट आऊंगा। मुकर्रम, ख्याल रखना तुम्हारी बीबी साहिबा को कोई तकलीफ ना हो। उनकी कही हर बात को पूरा करना। मुकर्रम अली को आप कहीं गाफिल नहीं पाएंगे साईं। अब तुम जा सकते हो मुकर्रम। उसके चले जाने के बाद भी वो देर तक बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। फिर एक निगाह शीशे की दीवार के पार डाली। कभी कभी अपनी सोची हुई बात को किस सख्ती से रद्द करने को जी चाहता है। कुर्सी के हत्थे पर उसके हाथ की गिरफ्त पड़ने लगी। खुदा करे कि मैंने गलत सोचा हो, खुदा करे। उसे गए हुए 3 दिन हो गए थे। पीर, मंगल, बुध। बेख्याली में वो उंगलियों पर गिन रही थी। 1 2 3। पीर की सुबह से बुध की शाम 3 दिन बनते हैं। बेकली से पहलू बदलकर वो दूर गुरूब होते सूरज के दहकते रंगों को आसमान पर बिखरता देखने लगी। इंतजार की इस कैफियत की गहराई में कौन सा जज्बा कार फरमा था, वो ताज्जुब से सोचने लगी। क्या इसलिए कि उसके साथ मुसलसल मसरूफ रहकर अब उसे इस मसरूफियत की आदत हो चुकी थी और फारिग रहने से अजब बेचैनी महसूस हो रही थी, या इसलिए कि हॉस्टल में भी रूममेट के कहीं चले जाने से एक अजब खला सा महसूस होता है। वो तो फिर उसका शौहर था। या उसकी सोच की परवास थम गई। उसे यूं लगा जैसे लम्हा भर के लिए उसके दिल की धड़कन भी थम गई। क्या मैं चाहने लगी हूँ उसे? उसने डरते डरते खुद से पूछा था। नहीं भला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है रोशनी, एक दिन तुम सारी दुनिया को भुलाकर मुझे चाहोगी। मैं तुम्हारे वजूद को अपनी मोहब्बतों से सींच कर, तमन्नाओं से संवार कर, इसमें चाहतों के गुलो गुलजार खिला दूंगा। ये बात मैं तुम्हारे लबों से सुनूंगा, लेकिन दिल और दिमाग की मुकम्मल हम-आहंगी के साथ। क्या उसका दिल बदल रहा था? क्या उसके दिल के बज़ाहिर मतनाही नजर आने वाले सहरा में चाहतों की पहली कोंपल फूटी थी? क्या आलम शाह ने इस ताजमहल जैसे मकबरे में दाखिल होने वाला चोर दरवाजा ढूंढ निकाला है? फोन की बेल ने उसे उसके ख्यालात की दुनिया से बाहर ला खड़ा किया। आलम होंगे, उसने सोचा, फिर जल्दी से उठकर फोन तक आई। हेलो। रिसीवर उठाकर उसने बेताबी से कहा था, उजाला, मैं आजर बात कर रहा हूँ। ओह, उसके लबों से गहरा सांस बरामद हुआ। हाँ आजर, कैसे हो? क्या कर रही हो? फारिग हूँ। वो धीरे से हंसी। मेरे पास करने के लिए है ही क्या? हाँ भाई, नौकरों की फौज हाजिर रहती है, तुम्हारा हर काम पलक झपकते में निपटाने के लिए। वैसे अगर इतनी ही फालतू हो तो सारी सलाहियतें सोचने पर लगा दो। अच्छा, वो हंसी। मसलन क्या सोचूं? मुस्तकबिल के बारे में उजाला। उसकी आवाज में नरमी दर आई। उजाला प्लीज, संजीदगी से जल्द कोई फैसला कर लो। कैसा फैसला? वो बेनियाज बनी। मैंने उस रोज तुम्हें हर किस्म के फैसलों से आगाह कर दिया था, तो तुम अपने फैसलों पर कायम हो? बिल्कुल। सोच लो उजाला, तुम्हारी सारी जिंदगी का मामला है। आजर, सारी जिंदगी की बात जब हम करते हैं ना, तो हमें खबर नहीं होती कि हम सालों और महीनों की बात कर रहे हैं या महज चंद लम्हों की। जिंदगी चंद लम्हों की ही सही, इसे गैर मुंसिफाना फैसलों की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। जुल्म के खिलाफ एहतजाज और बगावत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आजर, वो आजिज़ी से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमारे दरमियान इस मौजू पर मजीद बात ना हो? उजाला, तुम नहीं जान सकती मैं उम्मीद और मायूसी के किस बरसख में मुअल्लक हूँ। आज से चंद साल पहले जब तुमने मुझे जुदाई का फैसला सुनाया था, तो मैंने बिला चूंचरा उसे तस्लीम कर लिया था। एहतजाज का एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकाला, क्योंकि वो तुम्हारा फैसला था। लेकिन आज जबकि मुझे ये इल्म हो चुका है कि मेरी उम्र भर की खुशियों को बैग जुम्बिश कलम पामाल कर देने वाला वो फैसला किसी और के सफाक कलम की नोक से तहरीर हुआ था, तो अब इस सजा को भुगते चले जाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं अब एहतजाज कर सकता हूँ, बगावत कर सकता हूँ, लेकिन तुम, वो थक कर बोला, तुम मेरा साथ देने से क्यों इनकार कर रही हो? मुझे सच सच बताओ जाला, क्या आज भी तुम्हारी जबान पर जबरदस्ती के पहरे हैं? नहीं, वो साफ कोई से बोली।
وہ فیصلہ بے شک میرا اپنا نہ تھا، لیکن یہ فیصلہ واقعی میرا اپنا ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس اصرار سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا اظہر؟ پھر بھی اجالا، پھر بھی پلیز، بس ایک بار۔ وہ اتنی منت سے بول رہا تھا کہ اس سے انکار ممکن نہ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، میں کل آؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے بولا۔ اس نے ریسیور رکھا اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھی۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے دیکھا، ریک پر اس کی پسند کی کتابیں ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ ہاتھی دانت سے بنا ہوا سگریٹ کیس، خوبصورت لائٹر، کرسٹل ایش ٹرے، ہر شے کی نفاست اور خوبصورتی میں اسے سید عالم شاہ چھپا ہوا لگنے لگا۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی۔ وہ کون سے چور دریچے تھے جو اس کی ذات میں یوں چپکے سے بنا کسی آہٹ کے کھلے تھے کہ اسے خود کو علم نہ ہو سکا تھا؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ نیم دراز ہو گئی، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ہر سو بکھرتے رنگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ گہرا سانس لے کر اسے احساس ہوا کہ کمرے کے اس مخصوص حصے میں عالم شاہ کی مہک بہت واضح تھی، ہر چند کہ وہ کبھی پرفیوم استعمال نہیں کرتا تھا، پھر بھی مہک کا ایک خاص احساس تھا جو اسے محسوس ہوا کرتا تھا۔ نہ جانے یہ اس کے صابن کی خوشبو تھی، شیونگ کریم کی، سگریٹ کی، یا ان سب چیزوں کی مشترکہ خوشبو تھی۔ بہرحال اس مہک کے ساتھ عالم شاہ کا خیال وابستہ تھا، اور یہ مہک اس گھر کے ہر در و دیوار سے پھوٹتی تھی۔ اس مہک میں گھر جانے سے اس کے اندر مچلتی بے چینیوں کو قرار آنے لگا۔ آنکھیں بند کیے کیے وہ نیم کی گہری اور پرسکون وادیوں میں اتر گئی۔ مکرم علی، میں جبھی آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ پیچھے پیچھے آتے مکرم علی کو بتا رہی تھی۔ تمہارے شاہ صاحب کا فون آئے تو ان سے کہنا مجھے وہاں رنگ کریں، میں بات کروں گی ان سے۔ جی بی بی صاحبہ، وہ ادب سے بولا۔ انہوں نے فون کیوں نہیں کیا اب تک؟ اس کے انداز میں عجب چھلاہٹ اتر آئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میں سو رہی ہوں اور انہوں نے جگانے سے منع کر دیا ہو؟ نہیں بی بی صاحبہ، ان کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ خیر، میں جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی، تم انہیں میرا میسج بہرحال دے دینا۔ جی ہاں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ پھوپھی اماں کے گھر کا منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہاں سب موجود تھے، اماں، ابا، پھوپھی، پھوپھا، آسم بھائی، ہر کوئی گھر پر ہی تھا۔ السلام علیکم، اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، یہاں تو رونق بکھری ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ میری بچی، اماں نے جس طرح سے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا وہ مشکوک ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، خیریت؟ زوفی تو اتنی بہادر ہے، میں تو تجھے بہت بزدل اور کمزور سمجھتی تھی، تیری ماں ہو کر بھی میں تجھے پہچان نہ سکی۔ ان کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار آصر کو دیکھا۔ اسے مت گھورو، میں چبھی مسکرائی۔ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے۔ لیکن آپا، وہ الجھی۔ خاموش رہو، اس نے اسے جھڑک دیا۔ بہت عقل مند سمجھتی ہو تم خود کو، اکیلے اکیلے سارے فیصلے کر لیے، ایک عذاب کر لی اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ارے کسی سے کچھ پھوٹا تو ہوتا۔ زوفی، ہم سب مر گئے تھے کیا؟ اب آسم بھائی کی باری تھی، یا چوڑیاں پہنے بیٹھے تھے؟ تم نے کسی کو اس قابل نہیں گردانا کہ کچھ بتا سکو؟ کسی کندھے کو اتنا اہل نہیں جانا کہ وہ تمہارا بوجھ بانٹ سکے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر ان گڑھے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا حاصل؟ میں تجھے زندان میں یوں کھٹ کھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی میری بچی، اماں تڑپ کر بولی۔ کیسی خوشیاں خاک میں ملائی ہیں اس فرعون زادے نے سب کی۔ اماں پلیز، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یقین کریں اماں، میں خوش ہوں۔ کیا خاک یقین کروں؟ یوں اٹھی تھی تیری ڈولی جیسے جنازہ اٹھ رہا ہو، کیسی لاش کی طرح خاموش تھی تو۔ کتنی بار میں جبھی نے مجھ سے کہا کہ اماں زوفی خوش نہیں ہے، یہ کیسی شادی ہوئی ہے اس کی، اور میں رد کرتی اس کی بات کو، میں کہتی تھی اس نے فیصلہ خود کیا ہے، وہ بھلا ناخوش کیوں ہونے لگی؟ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں کیا جانتی تھی تو نے کیسا قربان کر ڈالا خود کو، اور اب بھی تم مصر ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ میں جبھی نے اسے گھورا۔ ابھی بھی تمہیں یہ خوف دامن گیر ہے کہ کہیں تمہارا فیصلہ ہم سب کی خوشیاں خاک میں نہ ملا دے؟ زوفی، کیا تمہیں خدا پر اعتبار نہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بس تو پھر کرو تسلیم کہ تم ناخوش ہو، مان لو کہ جو کچھ ہوا وہ قطعاً غلط تھا۔
اچھا فرض کریں میں مان لوں، پھر کیا ہوگا؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ہم مقدمہ لڑیں گے تمہارا، چھٹکارا دلائیں گے تمہیں اس قید خانے سے۔ ابھی دنیا میں اتنا اندھیر نہیں پھیلا زوفی، اور آزر کو دیکھو، آج بھی تمہارا منتظر ہے، اپنانے کو تیار ہے تمہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت زوفی، وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس بار فیصلہ ہم سب کو مل کر لینے دو۔ ہم اتنے امیر اور بااثر نہ سہی، لیکن پھر بھی آخری دم تک لڑ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ہم سب کو تم کتنی عزیز ہو؟ یار کزن، وہ بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ ایک بار تصور کرو کہ تم وہی پہلے والی زوفشاں ہو، میں وہی پہلے والا آزر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو کزن، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں مسرت کا بے پایاں احساس نہیں بخشتا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ویسا ممکن تھا؟ کیا زندگی کی کتاب سے اسے ناپسند صفحات کو پھاڑ کر پھینک دینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ پہلے والی زوفشاں بن سکتی تھی؟ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی روشنی؟ کسی کی التجائی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے اسے اجالا سے روشنی بنا دیا تھا۔ ایسا ممکن تھا سو ہو گیا، لیکن کیا وہ روشنی سے اجالا بن سکتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے بڑبڑا کر خود سے پوچھا۔ آزر سے یا اپنی تقدیر سے کوئی نہ سمجھ پایا۔ آرام دہ نرم بستر پر وہ گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ گہری سوچ میں تھی۔ کارڈلیس اس کے پاس تکیے پر رکھا تھا۔ یار کزن، ایک بار تصور کرو کہ تم وہی پہلے والی زوفشاں ہو، میں وہی پہلے والا آزر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں بے پایاں مسرت کا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور نیند کی اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پرچھائی بھی نہ اتری تھی۔ آخر انہوں نے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ کتنا بدل گئے ہیں عالم، نہ وہ پہلی سی بے قراریاں، نہ وہ پذیرائیاں۔ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے کون بیزار نہیں ہوتا؟ اتنے بیزار ہو گئے کہ ایک فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ کتنا اچھا طریقہ نکالا مجھے تنگ کرنے کا، میری بے رخی کا بدلہ چکانے کا۔ پہلے اتنی محبتیں دی کہ میرا دامن چھوٹا پڑنے لگا، پھر ان محبتوں اور چاہتوں کا عادی بنانے کے بعد خود پر بے رخی کی تہ جما لی۔ واہ سید عالم شاہ صاحب، بڑے کائیاں ہیں آپ تو۔ وہ جھنجھلائی۔ کہاں میرے بنا ایک پل گزارنا قیامت تھا، اور آج چھٹا روز ہے۔ مڑ کر خبر تک نہیں لی کہ جیتی بھی ہو کہ نہیں۔ آزر کو دیکھو، اسے محجبی کی بات یاد آئی۔ آج بھی منتظر ہے تمہارا۔ میں کیا کروں آپا؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ دل کسی اور کا منتظر ہو گیا ہے۔ پورے 12 دن بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ مکرم علی نے سہارا دے کر بٹھایا۔ زوفشاں غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر پیلاہٹیں واضح ہو گئی تھیں، لب سیاہ ہو رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت خاموش، بہت شکستہ لگ رہا تھا۔ عالم، وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تم کیسی ہو جانے عالم؟ میں سخت خفا ہوں آپ سے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں تو سمجھا تھا تم خوش ہوگی۔ خیر بتاؤ، خفا کیوں ہو؟ آپ نے ایک فون کرنے کی زحمت تک نہیں کی، اتنے بیزار ہو گئے مجھ سے۔ تم فون کر لیتی، مکرم علی سے کہتی، یہ تمہیں نمبر ملوا دیتا۔ جی جانتی تھی، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رہی اتنے دن؟ اس نے بات بدلی۔ کچھ نہیں، اس نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کہاں گئی؟ اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کہاں جانا تھا؟ اس نے سر ہلایا۔ کہیں نہیں گئی۔ اچھا یہ بتائیں، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کا تو ایک ہی کام ہے، ہمت بندھانا، تسلیاں دینا، لیکن کچھ باتیں انسان کے دل میں خود بخود اترتی ہیں۔ میرے دل میں یہ بات قطعاً واضح ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ عالم، وہ بجھ کر رہ گئی۔ 1 ماہ بعد میرا آپریشن ہے، فیصلہ کن آپریشن، لیکن تم دیکھنا روشنی۔ خدا کے لیے خاموش رہیں، اس نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انشاءاللہ وہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ آخر آپ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔
ایک बेहद जख्मी सी मुस्कुराहट जो ज़ूफिशा का दिल चीरती चली गई। रोशनी, तुम नहीं जानती, मैंने बड़े गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी है और गुनाहों का कफारा तो हर सूरत होता है। ऐसी नाउमीदी की बातें सोच सोच कर क्या हालत बना ली है आपने अपनी। मैं थक गया हूँ रोशनी, बहुत थक गया हूँ। मेरी सोचों को एक सिमत में रवां रहने दो, उनके आगे इन तसल्लियों हमदर्दियों के बंद ना लगाओ। इस तरह मेरी थकन बढ़ती है, मुझे सोचों के इस बहाव के साथ बहता रहने दो। इस तरह टूट फूट तो होती है, हाँ थकन नहीं होती। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो खौफजदा नजरों से एकटुक उसे देख रही थी। ये आलम शाह जो उसके सामने था कितना मुख्तलिफ था। रात उतरी तो वो नीचे लॉन में आ बैठी। अजब सन्नाटे थे जो वजूद में धीरे धीरे उतर रहे थे। आलम शाह की बेबसी, उसकी नाउमीदियां उसके दिल को मुसलसल नस्तर लगा रही थीं। बीबी जी, उसकी महवियत को हसीना ने तोड़ा। हाँ हाँ कहो। उसने पलकों से नमी साफ की। आजर साहब का फोन है। एक गहरा सांस भरकर वो उठ खड़ी हुई, आहिस्ता रवि से चलती हुई अंदर तक पहुंची। हेलो आजर। उसने रिसीवर उठाया। उजाला कैसी हो? ठीक हूँ उजाला, मैंने बड़ा इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। शायद मेरी जिंदगी में तुम्हारे साथ की एक सुकून भरी शाम भी नहीं है। वो मायूस मायूस सा बोल रहा था। मैं वापस जा रहा हूँ उजाला। वापस? हाँ, बस चंद राहें ही ऐसी हैं जिन्हें खुला पाता हूँ। 10 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। बड़ी अच्छी बात होती अगर तुम फूफी अम्मा की ख्वाहिश पूरी कर देते। इससे ज्यादा अच्छी बात ये होती कि तुम बहुत से लोगों की ख्वाहिशों का एहतराम कर लेती। आसर, जहाँ तुम दरवाजा समझते हो वहाँ दरहकीकत कोई दरवाजा है ही नहीं, एक दीवार है, मजबूत ऊंची दीवार। ये इंतजार ला हासिल है। हाँ, अगर मुझे कुछ समझते हो तो मेरी बात मानो और खुदा के लिए उजाला। उसने बात काटी। मुझसे कुछ ऐसा मत कहना जिसे पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन हो। ये नामुमकिन कब है आसर? वो उदासी से हंसी। जहाँ दीवार है वहाँ तो दरवाजा समझते हो और जहाँ दरवाजा है वहाँ दीवार। नगमाना अच्छी लड़की है, किस कदर संगदिल हो। वो जरा खफकी से बोला। बेवकूफ तो मेरा दिल है जो सर फोड़ने के लिए भी तुम्हारा ही आसना मांगता है। खुदा के लिए आजर, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मुझसे ऐसी बातें करना तुम्हें जेब नहीं देता। वो कदरे चिल्ला कर बेबसी से बोली। उजाला, एक बार इतना बता दो, क्या वो मोहब्बत जो कभी तुमने मुझसे की थी, क्या वो मर गई है? वो बड़ी देर के लिए खामोश रह गई। नहीं। फिर वो बोली, वो मोहब्बत एक खूबसूरत शफाफ नदी थी जो अब भी वहीं बहती है, लेकिन फर्क इतना हुआ है कि उसका पानी आगे जाकर एक बड़े समंदर में मिल गया है। खुदा तुम्हारा हाफिज हो, जहां रहो खुश रहो। रिसीवर रख कर वो मुड़ गई। मुकर्रम अली, वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे मुकर्रम अली उसे जिंदगी और मौत से किसी एक शय का इंतखाब करने को कहने लगा था। कहो, जल्दी कहो। वो बेताबी से लबों पर जबान फेर कर बोला। शाह साहब, ये है वो कैसेट। उसने जेब से कैसेट निकालकर उसकी सिमत बढ़ा दी। आपके जाने के बाद बीबी साहिबा ने जो गुफ्तगू फोन पर की वो सब इस टेप में है। यहाँ उनसे मिलने कोई नहीं आया, अलबत्ता वो एक बार अपनी बहन के घर गई थी। ठीक है, कैसेट प्लेयर मुझे यहाँ ला दो और तुम जाओ। जी। उसने सर हिलाया। किचन में अपनी निगरानी में उसके लिए सूप और खाना तैयार कराकर जब वो ऊपर कमरे में आई तो वो पत्थर के किसी बुत की तरह बेहिस्सो हरकत बैठा था। आलम, वो परेशानी से उसके नजदीक आई। आलम, तबीयत तो ठीक है आपकी? उसने अपनी हथेली उसकी पेशानी पर रखी। रोशनी, उसका हाथ थाम कर वो भीगी आवाज में बोला था। जी कहिए, क्या हुआ आलम? रोशनी, उसने उसकी हथेली पर अपने लब रख दिए। रोशनी, मुझे माफ कर दो या बेशक सजा सुना दो, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा। आलम शाह खुद को कटहरे में खड़ा करता है, तुम उसे सजा सुनाओ। क्या हो गया है आलम? वो हद दर्जे परेशान हो गई। कुछ बताएं तो सही। आलम शाह ने उसकी आंखों में देखा, वो भी बेताबी से उसकी तरफ देख रही थी। स्याह भंवरा आंखों में जाने किस एहसास से नमी उतरी हुई थी। जिन आंखों में रंगो बू का नाजो गुरूर का एक तूफान बपा रहता था, आज ज़ूफिशा को वो आंखें बिल्कुल खाली और वीरान नजर आईं। वो आंखें जो कभी एक पुरशिकवा आलीशान किले की तरह थी, आज वही आंखें उसे खंडरात का सिलसिला नजर आईं। रोशनी, उसने नन्हा सा कैसेट प्लेयर उसकी जानिब बढ़ा दिया। क्या है ये?
वो ताज्जुब से बोली। आलम शाह ने उसे प्ले कर दिया। चंद लम्हों सू सू सुनाई देने के बाद कुछ वाज़ेह अल्फाज सुनाई देने लगे। मुझे ये इल्म हो चुका है कि मेरी उम्र भर की खुशियों को बैग जुम्बिश कलम पामाल कर देने का वो फैसला किसी और के सफाक कलम की नोक से तहरीर हुआ था। ये आवाज और ये अल्फाज वो बखूबी पहचान सकती थी। अब इस सजा को भुगतते चले जाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं अब एहतजाज कर सकता हूँ, बगावत कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ देने से इनकार क्यों कर रही हो? मुझे सच सच बताओ जाला, क्या आज भी तुम्हारी जबान पर जबरदस्ती के पहरे हैं? नहीं। अगली आवाज उसकी अपनी थी। वो फैसला बेशक मेरा नहीं था, लेकिन ये फैसला मेरा अपना है। वो बेयकीनी और शौक की हालत में बैठी रह गई। ये जो कुछ भी था उसे तस्लीम करना उसके लिए बेहद मुश्किल अमर था। सैयद आलम शाह ने उसकी जात पर शुकूक व शुबहात की जो कीचड़ उछाली थी, उसे अपने वजूद पर हर जगह उसकी छींटें दिखाई दे रही थीं। खुदा के लिए आज़र, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मुझसे ऐसी बातें करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। गुफ्तगू का सिलसिला तवील था, जिसके दौरान वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए अपनी अपनी जगह पत्थर के बुत बने बैठे रहे। नदामत, दुख, तासुफ और शर्मिंदगी का समंदर था जो आलम शाह पर से गुजर रहा था, और जिल्लत और गम का तूफान था जो ज़ूफिशां के अंदर बरपा था। कैसेट खत्म हो चुकने के बाद जब कैसेट प्लेयर खुद ऑफ हो गया तो वो दोनों अपने अपने हवासों में आ गए। कुछ कहोगी नहीं रोशनी? वो सर झुका कर बोला। कोई सजा, कोई इंतहाई सख्त सजा सुना दो रोशनी। आलम शाह इस वक्त सूली पर चढ़ जाने के लिए भी तैयार है। उसने बहते हुए आंसू पोंछे और खामोश रही। तुम्हारी जैसी अजीम बावकार औरत मिली आलम शाह को। किस कदर खुशकिस्मती थी मेरी, और कितनी बड़ी बदनसीबी है कि मैं उसमें अपनी माँ जैसी औरत को ढूंढ रहा था। आह, सैयद आलम शाह, किस कदर हुर्मा नसीब हो तुम। अपने हिस्से की खुशनसीबी को खुद ही अपने ऊपर हराम कर लिया। लेकिन ठीक ही तो है, सब कुछ दुरुस्त ही तो हुआ। एक बने बनाए निजाम के तहत जिसे झुटलाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। मैंने कहा था ना रोशनी, यह मकाफाते अमल है। खुशियां बांटो तो खुशी, गुलाब बो तो गुलाब, दुख फैलाओ तो दुख, कांटे लगाओ तो कांटे। फिर ये कैसे मुमकिन था कि खुशियां छीन कर, दुख फैलाकर, बबूल बोकर आलम शाह खुश हो पाता? नामुमकिन था रोशनी। जो कुछ मैंने सबके साथ किया, आज अपने दामन में उसी का समर पाता हूँ। दूसरों की नींदें उजाड़ी थी मैंने। तुम्हारी कसम रोशनी, सुकून की नींद आलम शाह पर भी हराम रही। दूसरों को महरूम तमन्ना किया तो खुद नारसाइयों के अजाब भुगते। ये शक, ये बेवफाइयों का इल्जाम तुम्हारे लिए किस कदर सुहाने रूह होगा रोशनी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यकीन जानो आलम शाह के लिए ये बात, ये सोच जहर में बुझा वो तीर थी जो पिछले कई दिनों से दिल में इस तरह पेवस्त था कि सांस लेना मुश्किल था। वो खामोश बैठी रोती रही, फिर उठी और बाहर निकल गई। आखिर आप मुझे भेजने पर क्यों मुसिर हैं, जबकि मैं घरगिस जाना नहीं चाहती? उसने झल्ला कर पूछा था। वो उदासी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में सदियों की थकन थी। जाना तो मैं भी नहीं चाहता रोशनी, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, तुम्हें छोड़कर। जी, क्या कहा आपने? रोशनी, तुम बहुत अच्छी बीवी हो, मेरी हर बात मानती हो। पिछले दिनों जो वाकया हमारी जिंदगी में रूनुमा हुआ, मैं उस पर पशेमान हूँ, नादिम हूँ। ऐसे में तुम अपने मैके ना जाकर मुझे कोई खुशी नहीं दे रही, बल्कि मैं हर गुजरते दिन के साथ मजीद शर्मसार, मजीद पशेमान होता जा रहा हूँ। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, कुछ देर के लिए जाकर मिल आओ सबसे। तुम्हारी आपा 2 मरतबा फोन कर चुकी हैं। क्या मैं इसे अपने लिए सजा समझूं रोशनी, जो तुम खुद को यूं मुकीद करके दे रही हो? आलम, वो बेबसी से बोली, न जाने आपकी खुशी किस बात में है। मैं आपको जितना खुश रखना चाहती हूँ, आप उतने ही उदास होते चले जाते हैं। ठीक है, मैं आज जाऊंगी आपा की तरफ, तसल्ली हो जाएगी आपकी। वो मुस्कुराया। वो बड़ी बेदिली से तैयार होकर वहां आई थी, और अब तो उसका दिल किसी शय में नहीं लगता था। किस कदर खुश थी वो महज चंद ही रोज पहले कितनी मुतमईन हो गई थी, और इस खुशी, इस इत्मीनान तक पहुंचने के लिए उसे लगता था उसने सदियों तपते सहराओं का सफर किया है। सैयद आलम शाह ने एक बार फिर खुशियां उसकी दस्तरस से दूर कर दी थी। अब वो उसके उदास होने पर उदास रहती थी।
वो आंसू जिन्हें वो बड़ी खामोशी से अपने अंदर उतार लेता था, ज़ूफ़िशा की आंखों में चले आते थे। उसने आज तक आलम शाह की दारख्तगियां ही देखी थीं, उसकी बेपनाह मोहब्बतों की आदी हो चली थी, और अब इस मोड़ पर लाकर वो उससे दूर दूर खिंचा रहने लगा था। उसे लगता था बस चंद दिनों में वो पागल हो जाएगी। उजाला, इस कदर खामोश क्यों हो? मैं जब ये खाना पकाने के लिए उठ गई तो वो हारिस से खेलता हुआ उससे पूछने लगा। उसने एक सर्द आंख भरी और उसकी जानिब देखा। सुना था आज़र मोहब्बत का कांटा सोते में हंसता है और जागते में रोता है। ये मोहब्बतें जिंदगी में पाई जाने वाली खुशियों की कातिल हैं। अब मुझे लगता है कि मर्द महज मोहब्बत का दावा करता है, बेपनाह मोहब्बत का, पागलपन की हद तक मोहब्बत का, इश्क का, जुनून का, और कत्ल होता है औरत की खुशियों का। सोते में हंसती है तो औरत, जागते में रोती है तो औरत। कितना जुल्म है ना आज़र। मोहब्बतों का बोझा उठाओ, एहसान से झुक भी जाओ और उसके कफारे भी अदा करो। वो एकटुक उसे देखता रहा। उजाला, बड़ी गहराइयां उतर आई हैं तुम्हारी जात में, सबब पूछ सकता हूँ? वो सर झुकाकर जख्मी हंसी हंसती। ये जो हादसे होते हैं ना, लोग इनसे बहुत डरते, बहुत घबराते हैं आज़र। हकीकत तो ये है कि ये हादसे बड़े रहनुमा होते हैं, इंसान के शऊर को आगही और अदराक की ऐसी मंजिलों तक ले जाते हैं जहां पहुंचना आम हालात में इंसान के बस में नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ, इन मंजिलों तक पहुंचकर भी क्या हासिल, जहां सफर मुकम्मल हो जाए और इंसान की जात अधूरी हो जाए। आज़र ने हैरत और ताज्जुब से उसे देखा। लम्हा भर पहले अपनी ही कही बात की वो खुद नफी कर रही थी। उजाला, क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं रहे? वो हमदर्दी से बोला। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन क्या मैं ये नहीं जान सकता कि तुम परेशान क्यों हो? आजकल मुझे महज एक सोच परेशान करती है आज़र, वो ये कि क्या कोई ऐसा इस्म है जिसे पढ़ने से इंसान अपनी तकदीर के चक्कर से बाहर आ सके, एक सीधी रवा मुतवाज़न राह पुरसुकून और इत्मीनान से चल सके। मुझे महज उस राह की आरज़ू है। ठंडी आह भरकर वो खामोश हो गई। वो उसे बेचारगी से तकता रहा। उसे यकीन था उसकी ज़हनी कैफियत नॉर्मल नहीं है। मुकर्रम अली ने हाथ में पकड़े चाबियों के गुच्छे की जानिब देखा, फिर बिस्तर पर दराज अपने मालिक के सुते हुए पीले चेहरे की तरफ नजर की। ये अलमारी खोलो मुकर्रम अली, और तीसरी छोटी चाबी से इसका सेफ खोलो। सेफ में एक छोटी दराज है, उसमें एक शीशी है, निकाल लाओ। मुकर्रम अली ने चंद लम्हों में हुक्म की तामील कर डाली। लाओ, इसे मुझे दे दो। साईं, उसका दिल धड़का। इसमें क्या है साईं? आबे हयात है मुकर्रम अली। वो बमुश्किल मुस्कुराया। और कुछ मखसूस हालात के लिए इसे पास रखना हमारे खानदान की रिवायत। लाओ, इसे मुझे दे दो। मुकर्रम अली, इधर बैठो मेरे पास। उसने इशारा किया। बंदा ये गुस्ताखी कैसे कर सकता है साईं? मैं तुमसे कह रहा हूँ मुकर्रम अली, इधर आओ, बैठो मेरे पास। शाबाश, आओ। वो झिझकता हुआ उसके करीब मसहरी के कोने पर टिक गया। मुकर्रम, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा दोस्त जो किस्मत से मिलता है। बंदा हुक्म का गुलाम है साईं, आप हुक्म करें। मुकर्रम, तुम बचपन से लेकर अब तक हर कदम पर मेरे साथ रहे हो। मुझे याद नहीं पड़ता तुमने कभी मेरे किसी हुक्म की तामील करने में गफलत या कोताही बरती हो। इसलिए मुझे यकीन है कि आज जो चंद हुक्म मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उम्र भर उनकी तामील करते रहोगे। आप कहीं जा रहे हैं साईं? हाँ मुकर्रम, मैं आज जिस मकाम पे खड़ा हूँ वहां से आगे महज एक राह जाती है। मेरी मजबूरी है कि मुझे इसी राह पर चलना है। सुनो मुकर्रम अली, गौर से सुनो। मेरे जाने के बाद तुम्हारी बीबी साहिबा की तुम्हारे लिए वही अहमियत, वही जगह होगी जो मेरी है। उनका हर हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज होगा। उन्हें हर किस्म की परेशानी से महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। साईं, मुकर्रम अली की आवाज लरसने लगी। आप कहीं जा रहे हैं साईं? जहाँ बड़ा सुकून, बड़ी राहतें हैं। वो हौले से हंसा। और क्या खबर, हैं भी कि नहीं? नहीं साईं, नहीं। वो बेयकीन हो रहा था। मुकर्रम, इसी बात पर तो नाज है मुझे कि कभी तुम्हारे लबों से लफ्ज नहीं नहीं सुना, और आज तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। ये लो। उसने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। ये कुछ कागजात हैं, इन्हें तुम संभाल कर रखोगे मुकर्रम।
انہیں کب کھولنا ہے تم خود جان جاؤ گے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی سماعتوں کے پردے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہوگا۔ زندگی میں جو بڑے قیمتی تحفے میں نے پائے ہیں ان میں سے ایک تم ہو مکرم۔ اس نے شیشی کھولی، پاس رکھے جوس کے جگ میں اونڈیلی اور مسحری کے پیچھے ڈال دی۔ مکرم علی پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ دروازہ کھول کر وہ تھکی ہاری اندر آئی۔ وہ چند لمحے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے عالم؟ پھر اس نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں جانے عالم، وہ مسکرایا، میں تمہارا انتظار تو کر رہا تھا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جوس ویسے کا ویسا پڑا ہے، چھوا تک نہیں آپ نے، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ مسکرایا، اب چاہ رہا ہے، نکال کر دوں؟ پلا دو اپنے ہاتھوں سے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سائیں، مکرم علی کے لب لرزے اور اس کا تو پورا وجود لرز رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ایسی گہری سرد نگاہ سے دیکھا، وہ اندر تک ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ گلاس بھرنے میں منہمک تھی۔ یہ لیں، کہا نا تم پلاؤ۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ وہ مسکرائی۔ بڑے دنوں بعد وہ اس سے اس طرح سے بولا تھا، لہجے میں شگفتگی لیے اور نظروں میں پیار۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ مکرم علی نے کرب کی انتہا منزل پر پہنچ کر آنکھیں سختی سے میچ لی۔ روشنی، گلاس خالی کر کے وہ بڑی محبت سے بولا، جی کہیں۔ وہ ٹوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ہیں جو تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پاتا، اس لیے وہ باتیں میں نے لکھی ہیں۔ اوہ، وہ خوشی سے مسکرائی۔ لائیں دیں، پڑھوں تو صحیح، ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے؟ ہاں دوں گا، ایک شرط پر۔ کہیے۔ تم اس وقت تک میرے پاس بیٹھو گی جب تک میں آرام سے سو نہ جاؤں، پھر نیچے لان میں جا کر پڑھو گی میں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک۔ وہ زور سے ہنسی، اور کچھ ایسا ویسا لکھا ہوگا تو بات بھی نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا اور سائڈ میں دبا لفافہ نکال کر اسے دے دیا۔ چلیں سوئیں اب۔ وہ مسکرائی، بند کریں آنکھیں۔ ذرا رکو، اس نے التجا کی، تمہیں ٹھیک سے دیکھ تو لوں۔ نگاہوں میں بے تحاشا جذبے ابھرے، وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ بے خبر ہو گیا۔ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں عالم شاہ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا، خط نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، روشنی کے نام جس نے میری تقدیر کے اندھیروں کو دور کیا، دعا ہے کہ تمہیں وہ تمام خوشیاں ملیں جو تم سے چھین لی گئیں۔ تمنا تھی کہ تمہیں اس نام سے پکاروں جس نے ہمیشہ تمہارے گرد اجالے بکھیرے اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں کھلائیں۔ تمہارا حق ہے کہ تمہیں اسی نام سے پکارا جائے، لیکن شرمندہ ہوں کہ شاید مجھے وہ نام لینے کا بھی حق نہیں۔ روشنی، آج وہ عالم شاہ تم سے مخاطب ہے جسے تم نے بنایا اور جو تم پر ہی مٹ جانے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ وہ سید عالم شاہ جو جبر اور قوت کو اپنی شناخت سمجھتا تھا، کب کا فنا ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ روشنی، میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ محبت کو میں نے اپنے جنون کے لیے بڑا معمولی لفظ سمجھا تھا، لیکن خبر ہوئی کہ عالم شاہ نے تو اپنی ساری عمر اندھیروں میں گزاری ہے۔ مجھے احساس ہوا روشنی کہ محبت کا نام ہے محبوب کی خوشیوں کی تمنا رکھنے کا، اس کے نام اپنے حصے کی خوشیاں اور مسرتیں لکھ دینے کا، اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی ذات کو جلا بخشنے کا۔ محبت وہ کب تھی جو عالم شاہ نے کی؟ محبت تو وہ تھی جو اجالا نے کی۔ عشق تو وہ تھا جو آزر نے کیا، جنہوں نے اپنے لیے ہمیشہ آنسوؤں کا انتخاب کیا اور محبوب کے لیے مسکراہٹوں کا۔ کانٹے اپنے حصے میں رکھے اور پھول دوسروں کے دامن میں ڈال دیے۔ محبت تو اسی جذبے کا نام ہے۔ عالم شاہ نے چاہا تھا تو خود کو، خوشیاں چاہی تھیں تو اپنی ذات کے لیے، وفائیں کسی کے نام لکھی بھی تو پس پردہ خواہش کی تھی دنیا بھر کی وفائیں اپنے نام لکھوا لینے کی۔ عالم شاہ تو بڑا خود غرض، بڑا کمینہ شخص تھا، اور تم عظمتوں کے مینار پر کھڑی وہ ہستی ہو جس نے اپنے عالم شاہ کو بھی مایوس نہیں کیا، جو اس نے چاہا اس کے دامن میں ڈال دیا۔
اپنا تمام خلوص، اپنی ساری وفائیں اسے سونپ دیں جو شاید اس قابل تھا ہی نہیں۔ سید عالم شاہ خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے جو چاہا وہ اسے مل گیا، اور جواب میں اس نے تمہیں کیا دیا؟ آنسو، دکھ، نارسائیاں اور بے وفائی کے الزام۔ یہ وہ گناہ ہے جو میری اپنی نگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ سید عالم شاہ بھی تمہیں وہ شے دے گا جو تمہاری دی گئی چیزوں کے جواب میں بڑا خوبصورت، قیمتی اور انوکھا تحفہ ہے۔ تمہیں یاد ہوگا روشنی، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ محبت جو تم نے آذر سے کی اور آذر نے تم سے، ان دونوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کو، تو عالم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو وقت آ پڑا ہے اپنی بات کو سچ کر دکھانے کا۔ ایک ہی تو وصف رہا ہے عالم شاہ میں، ہمیشہ اپنے کہے کا پاس کیا۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ہر اس بندھن سے جو اذیتوں کا، اپاہج پن کا بندھن ہے۔ عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ان تمام بندھنوں سے جو جبر، ظلم اور زبردستی کے بندھن ہیں۔ عالم شاہ آزاد کرتا ہے اس معصوم خوبصورت چڑیا جو اس کی سخت بے رحم مٹھی میں سہمی سہمی رہتی تھی، آنکھوں میں خوف اور آنسو بھری۔ عالم شاہ اسے خوشیوں کی، مسکراہٹوں کی نوید سناتا ہے۔ خط کو دونوں ہاتھوں میں بھینچ کر اس نے ایک خوف کے عالم میں سینے سے لگا لیا۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے ان لفظوں کا؟ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سوچا، طلاق؟ نہیں عالم شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو میں نے تم سے وہ سب کچھ کہنا ہے جو کب سے اس دل میں ایک خزانے کی طرح منہ بند کر کے رکھا ہے۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے خط کو سیدھا کیا اور آگے پڑھنے لگی۔ تم اتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی کہ تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ چند خواہشات ہیں روشنی، مجھے یقین ہے تم انہیں ضرور پورا کرو گی۔ اسے عالم شاہ کا حکم سمجھو یا التجا؟ پہلی خواہش یہ ہے روشنی کہ اس گھر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ گھر تمہارے بنا اداس ہو جاتا ہے اور اس کا اداس ہونا مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ گھر جس کے در و دیوار سے تمہاری خوشبو آتی ہے بہت عزیز ہے مجھے، اس گھر کو مت چھوڑنا روشنی۔ ایک خواہش یہ ہے کہ اس شخص کو مزید مایوس مت کرو جو نہ جانے کب سے ہجر کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں تمہارے قرب کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا عکس تمہارے آنسوؤں میں لرزتا ہے اور تمہاری مسکراہٹوں سے جھلکتا ہے، اسے مایوس مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا روشنی کہ تم ساتھ ہو تو عالم شاہ ہر اس سزا کو پانے کے لیے تیار ہے جو مکافات عمل کے تحت اس کے حصے میں آئے، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ اپنے حصے کی سزا تو ہر شخص نے اکیلے ہی پانی ہوتی ہے، یہ سزا تو میرا مقدر ہونا چاہیے۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ اپنی سزا خود منتخب کرتا ہے۔ جس لمحے تمہاری نظر کی خوشبو ان الفاظ پر بکھر رہی ہوگی، سید عالم شاہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہ انجام جو بڑا دلکش، بڑا خوشکن ہے کہ تمہاری مرمری ہاتھوں سے آخری جام پی کر حاصل ہوا ہے، اور وہ انجام جس کے بعد سید عالم شاہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کھونے کے خوف سے رہائی پا جائے گا۔ آخری خواہش یہ ہے روشنی کہ میری قبر اسی گھر کے کسی گوشے میں بنا دینا کہ مر کر بھی تم سے جدا ہونا عالم شاہ کو گوارا نہیں۔ میرے لیے بس اتنی دعا کرنا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تمہارا حرمہ نصیب، سید عالم شاہ۔ وہ چند لمحے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، موت کے سناٹے اس کے اندر گونجنے لگے، پھر اس کے بے جان جسم کو جیسے کسی نے ایک غیر مرئی شکنجے سے آزاد کر دیا۔ عالم، عالم! زور زور سے وہ چیختی، وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ دیوانہ وار راستہ طے کر کے وہ اوپر پہنچی۔ اندر کمرے میں مکرم علی اس کے دونوں پاؤں تھامے سسک رہا تھا۔ نہیں، وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے اس طرح بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ کھسکتی ہوئی اس تک پہنچی۔ سنو عالم شاہ، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ دیکھو تم ہمیشہ غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو۔ سنو عالم شاہ، وہ چڑیا جسے تم نے ایک عرصے اپنی مٹھی میں بند رکھا،
उस चिड़िया को तुम्हारे हाथों की गर्माहट, उनकी खुशबू, उनकी नरमी की आदत हो चुकी है। वो चिड़िया अपने जालिम बेरहम सयाद से मोहब्बत करने लगी है। वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। बड़ी ख्वाहिश थी ना तुम्हें ये अल्फाज सुनने की, तो सुनो आलम शाह, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो, जब मकबरे में पहुंच ही गए थे तो खजाना तलाश करने को कुछ देर तो रुके होते, मंजिल पर पहुंचकर हार गए। लौट आओ आलम शाह, लौट आओ। अपनी चीखती बैन करती मालकिन को मुकर्रम अली ने बड़ी मुश्किलों से सहारा दिया था। उसने मिट्टी को मुट्ठियों में भरा और फिर छोड़ दिया, फिर भर लिया। देखो कितने गैर मुंसिफाना खेल खेलते हो तुम। आखिर हो ना जालिम वडेरे, सारे फैसले अकेले कर लेने की आदत जो रही है तुम्हें। ना मिलते हुए पूछा, ना बिछड़ते हुए। शाह आंचल में उसका चेहरा जज्बात की हिद्दत से दहक रहा था। और कैसा बदला चुका गए हो। आज मैं शिद्दतों से ये ख्वाहिश करती हूँ कि तुम एक बार कहीं से मुझे मिल जाओ और मैं तुमसे कहूँ, सुनो आलम शाह, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। उजाला, आसर ने झुककर उसे सहारा देकर उठाया। चलो अब बस करो, अंदर चलते हैं। वो उठी, उसकी गोद से सहर को लिया, चूमा और उसके साथ अंदर चल पड़ी। और आसर जानता था अंदर जाकर भी वो पर्दे हटाएगी और शीशे की दीवार के पास नजर आती आलम शाह की कब्र को तादेर देखती रहेगी। मुझे लगता है आसर, मर्द महज दावा करते हैं। उसने कभी कहा था, बेपनाह मोहब्बत का, इश्क का, जुनून का और कत्ल होता है औरत की खुशियों का। जागते में रोती है औरत, सोते में मुस्कुराती है तो औरत। और वो उसे न जाने कब से जागते में रोता और सोते में मुस्कुराते हुए देखता था। लेकिन उसे ये भी याद था कि उसने कहा था, क्या कोई ऐसा इस्म है जिसे पढ़ने से इंसान अपनी तकदीर के चक्कर से बाहर आ सके, एक सीधी रवां मतवाजन राह पर सुकून और इत्मीनान से चल सके। मुझे महज उस राह की आरजू है। और आजर को यकीन था वो राह सैयद आलम शाह ने तोहफतन इन दोनों को दे दी थी। और उसे ये भी यकीन था कि मोहब्बतें हर शहर का तरियाक होती हैं। वो अपनी उजाला की राह में दोबारा से उजाले बिखेर देने का हुनर जानता था और उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। मुकर्रम अली ने दोनों के लिए दरवाजा वाक किया और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। बाहर लॉन में एक गोशे में बने कब्र पर लैंप रोशन था और उसकी रोशनी में इस कब्र के कत्बे पर लिखी तहरीर साफ पढ़ी जा सकती थी। लिखा था, सैयद आलम शाह, वो उमर जिसकी मारवी को उससे मोहब्बत हो गई। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।